अध्याय 271। वह एक बदमाश नहीं है। जियाओ लो की कार्यशाला के मालिक हैं। हर कोई रो रहा था, यह अविश्वसनीय था, और वे सभी जियाओ लो ने जो हासिल किया था उससे विस्मय में थे। दूसरी ओर वे केवल कर्मचारी थे और किसी और के लिए काम कर रहे थे। हर दिन काम से आने जाने और सांसारिक और नीरस जीवन जीने के दैनिक 30 से गुजरना। कभी कभी वे अपने काम से अभिभूत हो जाते थे, जिससे उन्हें हार मानने का मन करता था। वे अपने जीवन को बदलना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा करने में असहाय थे। कभी कभी वे एक सूखते तालाब में एक छोटी मछली की तरह महसूस करते थे, जो आने वाले छोटे अवसरों के लिए लड़ रहे थे और उनकी दृष्टि में एक सभ्य भविष्य की कोई उम्मीद नहीं थी। केवल वे जानते थे कि उन्हें अपने जीवन में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोई और उस पीड़ा और अवसाद का अनुमान नहीं लगा सकता था जिससे उन्हें गुजरना पड़ा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वे इस पल में कैसा महसूस कर रहे थे। एक पूर्व सहपाठी को देखना जो कभी कक्षा में खड़ा नहीं हुआ, जिसे औसत दर्जे का माना जाता था, अचानक एक सफल कंपनी का प्रमुख बन गया। उनका उदय इतना अचानक हुआ कि व्यापार की दुनिया के दिग्गज चू युनशोंग जैसे दिग्गज भी उनसे दोस्ती कर लेंगे। ऐसी बात को स्वीकार करना कैसे संभव था? एक और शब्द कहे बिना टांग वांगतियान जल्दी से नीचे की ओर चला गया। वह जियाओ लो के अच्छे भाग्य के बारे में चिंतित नहीं थी। वह केवल लो के वर्कशॉप के बॉस सैन कियान लो शुई के बारे में अपनी कहानी के बाद जा रही थी, और अब वह व्यक्ति वही था। जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती थी वह यह थी कि वह उसका पुराना सहपाठी था। वह उसी पल जियाओ लो के सामने खुद को प्राप्त करना चाहती थी। क्या विधान है! किन गुयू शर्मा गया। उसने पहले दावा किया था कि उसके प्रेमी का वार्षिक वेतन $300,000 था, लेकिन जब जियाओ लो के साथ तुलना की गई तो यह वास्तव में महत्वहीन था, जैसे एक विशालकाय की उपस्थिति में एक औसत आदमी, और वह एक कुएं के तल पर एक मेंढक से ज्यादा कुछ नहीं। उसने अपने सहयोगियों के साथ अपनी तुलना करते हुए खुद के बारे में बहुत अधिक सोचा था, लेकिन अब उसे अभिमानी और दम्भी दिखने के लिए बनाया गया था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी और जियाओ लो की निंदा करने से इनकार कर दिया। वह चिल्लाई, तो क्या होगा अगर वह सफल हो गया? यह केवल यह दर्शाता है कि वह भाग्यशाली था, लेकिन वह इस तथ्य को कभी नहीं बदल सकता कि वह एक बदमाश है। उसने मैंकी की भावनाओं के साथ खेला और उसे एक अन्य लड़की के साथ धोखा दिया। वह एक झटके के माध्यम से और उसके माध्यम से है। वह शुरू से ही दृढ़ थी और जियाओ लो पर कुछ भी बुरा खोजने पर आमादा थी, यहाँ तक कि अपने उद्देश्य के अनुरूप उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर सकती थी। लेकिन इस बार भीड़ अब उसके शब्दों से प्रभावित नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, सच्चाई यह थी कि जियाओ लो अब सफल था और उसकी उपलब्धियां उनमें से किसी से भी अधिक थी। वे ऐसे व्यक्ति का न्याय करने के योग्य नहीं थे। बहुत हो गया। झाओ मेंकी इसे और अधिक समय तक सहन नहीं कर सका। वह किन गुयू पर रुकने के लिए चिल्लाई और उसकी आंखें लाल थी, आंसू में बह रही थी। उसने कहा, कृपया इसे बंद करो। जियाओ लो ने मेरी भावनाओं के साथ नहीं खेला। हम टूट गए क्योंकि मैं पैसे के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। मैं एक अमीर आदमी के प्यार में पड़ गया और मैं वह था जिसने उसे छोड़ दिया। वह एक बदमाश नहीं है, कम से कम नहीं। जब उसने यह कहा तो उसका गला रुंध गया, यादें सहन करने के लिए बहुत अधिक थी। उन्होंने आगे कहा, यहाँ तक कि जब मैं अस्पताल में भर्ती हुई और सर्जरी हुई तो जियाओ लो ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि मैंने उसे छोड़ दिया और उसने मेरे भारी चिकित्सा खर्चों के लिए भुगतान किया। यह सब मेरी गलती है कि चीजें इस तरह से समाप्त हो गई हैं, ठीक है? उसने जो कहा उसके अंतिम भाग में वह चिल्लाई, चोट असहनीय थी। वह अंतहीन दर्द और अफसोस में खो गया था। झाओ मेंकी गहरी पीड़ा में रोए। उसने इस अंधेरे रहस्य को गुप्त रखा था, किसी और को बताने के लिए बहुत शर्मिंदा था, और वह इस दौरान चुपचाप सहन कर रही थी। लेकिन जियाओ लो के बारे में कियान गुयू का लगातार चिल्लाना उस पर खा रहा था, उसे सच बोलने के लिए मजबूर कर रहा था, और अंत में उसे हर किसी के सामने अपना बदसूरत पक्ष प्रकट करने के लिए मजबूर कर रहा था। वह जियाओ लो को अब इतनी दुर्भावनापूर्ण तरीके से जज होते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यही है उनके ब्रेकअप के पीछे का सच। भीड़ हक्का बक्का रह गई थी और उनके चेहरों पर डरावनी झलक थी। किसी को भी इस तरह के अचानक बदलाव की उम्मीद नहीं थी। किन गुयू चौंक गया। वह बस वहां खड़ी थी और एक स्तूप में अपने दोस्त को घूर रही थी। फिर उसने जल्दी से खुद को इकट्ठा किया और एक आश्वस्त मुस्कान के साथ उसने कुछ हद तक सुरक्षात्मक तरीके से पूछा, मेंकी, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? आप जियाओ लो को उसके लिए अपनी पुरानी भावनाओं के कारण बोल रहे हैं, है ना? अगर झाओ मेंकी ने जो कहा था वह सच था, तो उसने आज रात अपने दोस्त के साथ क्या किया था? वह हमेशा दावा करती थी कि वह और झाओ मेंकी बहनें थी, लेकिन इस रात उसने अपनी बहन की विनम्रता के पर्दे को फाड़ने के अलावा कुछ नहीं किया था। जियाओ लो की आलोचना करने के लिए उसने जो भी शब्द कहा था वह उड़ने वाले खंजर की तरह लौट आया था, जो उसकी बहन के दिल में गहराई से छुरा घोंप रहा था। अन्यथा झाओ मेंकी ने सच्चाई को धुंधला क्यों किया होता और इतने कड़वे आंसू बहाए होते, यहाँ तक कि सभी के सामने अपनी छवि को नष्ट करने के लिए भी तैयार रहते। झाओ मेंकी ने किन गुयू को देखा, उसकी आंसू भरी आंखें चोट और क्रोध से भर गई। आप सच्चाई जानना चाहते हैं? यद्यपि आपने जियाओ लो का वर्णन करने के लिए ऐसी कठोर भाषा का उपयोग किया, लेकिन वह आप सभी पर भी कोई ध्यान नहीं देता है। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह अभिमानी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उसकी आंखों में कुछ भी नहीं है। वह अपना सिर हिलाती रही और रोते हुए बोली, लेकिन मैं उसे समझती हूँ। उनके जाने का कारण यह था कि वह हम सभी से निराश थे। शायद आने से पहले उसे बहुत उम्मीदें थी। वह हमें देखने और सहपाठियों के रूप में एक बार हमारे पास सच्ची दोस्ती को फिर से जगाने के लिए उत्सुक था। लेकिन उन्होंने जो देखा वह यह था, केवल लोग दूसरों के बारे में बात कर रहे थे और दूसरों को आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे थे। उसके शब्द हर किसी के दिल में गहराई तक घुस गए। उनमें से हर एक की मिश्रित भावनाएं थी, और जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह सच था। स्नातक होने के 3 साल बाद उन्होंने उन सभी को बदल दिया था। वे सभी समाज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वे पहले अपने पूर्व सहपाठियों को देखने और उनके बीच पुरानी दोस्ती को फिर से स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। वे रोजमर्रा के काम, अपने प्रबंधकों के दबाव और कार्यालय की राजनीति से इतने तंग आ चुके थे कि उनके सहयोगियों के बीच चल रही सभी कुटिल साजिशें चल रही थी। उन्होंने सोचा कि एक सहपाठी का पुनर्मिलन दैनिक जीवन के सभी तनावों से दूर एक अच्छा रास्ता हो सकता है। यह लगभग एक अस्थायी स्वर्ग होगा जिसे वे अपने नरक से बचने के लिए भाग सकते थे, लेकिन अब जिस स्वर्ग की वे तलाश कर रहे थे वह स्वयं उनके द्वारा दूषित हो गया था।
यह हंसी से भरा होना चाहिए था और कॉलेज में उनके अच्छे समय को याद करना चाहिए था, लेकिन अंत में यह उनके करियर, वेतन और अमीर भागीदारों के बारे में दिखाने और डींग हाँकने के लिए एक सभा बन गई। तो क्या वे वास्तव में इस सभा में खुश थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत पूर्व सहपाठियों के रूप में वे सभी थका हुआ महसूस करते थे, क्योंकि यह वास्तव में एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक प्रयास बन गया था, क्योंकि उन्होंने हवा लगाने की कोशिश की और सोचा कि वे वास्तव में जो थे उससे बेहतर कैसे दिखें। अतीत में उनके दिल से दिल की बातचीत में से कोई भी नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय यह शोषण, धन और शक्ति के बारे में था। गो किंघे ने झांग मेंगी को जवाब दिया, अपने सहपाठियों के बचाव में बोलते हुए, समाज एक बड़े रंगाई टैंक की तरह है। अब 3 साल हो गए हैं और आप उम्मीद करेंगे कि लोग बदल जाएंगे, नई परिस्थितियों के अनुकूल होंगे और उस वातावरण में फिट होने के लिए विकसित होंगे जिसमें वे रहते हैं। अगर जियाओ लो सोचता है कि हर किसी को उतना ही सरल और निर्दोष रहना चाहिए जितना वे कॉलेज में थे, तो वह मूर्ख है। अगर हम खुद को नहीं बदलते हैं, तो हम कैसे जीवित रह सकते हैं और इस समाज में पैर कैसे जमा सकते हैं? इसलिए हम गलत नहीं है। मुझे लगता है कि उसे कोई समस्या है। जियाओ लो की सफलता ने गो किंघे को जियाओ लो के विरोधी पक्ष पर पूरी तरह से खड़ा कर दिया था। भीड़ मृत सन्नाटे में गिर गई। मेपल लीफ होटल के भूतल पर जियाओ लो और चू युनशियोंग अभी भी एक एनिमेटेड बातचीत में बातचीत कर रहे थे। वे उस क्षण से इस पर थे जब वे पहले मिले थे और वे अपने दिल के करीब कई मामलों पर चर्चा कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो अच्छी तरह से जानते थे कि वह चू युनशियोंग के समर्थन के बिना इतनी जल्दी सफलता हासिल नहीं कर सकते थे और यह कुछ ऐसा था जिसके लिए वह हमेशा आभारी रहेंगे। दूसरी ओर चू युनशियोंग ने अपनी बेटी के जीवन को बचाने के लिए शियाओ लो के प्रति अपना शाश्वत आभार व्यक्त किया था। वह उसके जीवन में सबसे कीमती चीज थी और वह उसकी बहुत परवाह करता था। और चू युनशियोंग की कृतज्ञता कुछ ऐसा नहीं था जिसे पैसे के संदर्भ में मापा जा सकता था। एक बिंदु पर चू युनशियोंग ने अपनी बेटी के लिए मैचमेकर की भूमिका भी निभाई। एक पिता के रूप में वह बहुत जागरूक था कि चू यू के दिमाग में क्या चल रहा था। इसके अलावा वह जियाओ लो के लिए भी बहुत प्रशंसा करता था और अगर जियाओ लो उसका दामाद बन जाता है तो उसे लगता था कि उसका जीवन पूरा हो जाएगा। जियाओ लो ने सम्मानपूर्वक उसे इस बहाने से ठुकरा दिया कि चू यू अभी भी युवा था और उसके लिए प्यार करने के लिए प्रतिबद्ध होना बहुत जल्दबाजी थी। उसने सोचा कि उसके लिए उसकी भावनाएं मोह से अधिक थी और उसका मानना था कि उसे अपनी भावनाओं का पता लगाने और सच्ची खुशी खोजने के लिए समय दिया जाना चाहिए। लेकिन यद्यपि चू यू विनाशकारी रूप से सुंदर था, वह निश्चित रूप से उसकी चाय का कप नहीं था। निश्चित रूप से दोनों ने अच्छी आत्माओं में अपनी बातचीत समाप्त की क्योंकि वे अपने सिर को वापस फेंक कर हंस रहे थे। यह उम्र में असमानता के बावजूद उनकी दोस्ती के लिए एक श्रद्धांजलि थी। जब जियो लो जाने ही वाला था, टांग वांटियान भाग गया। सैन कियान लो शुई, मुझे आपको खोजने में इतना मुश्किल समय था। टांग वांटियान की सभी दौड़ भाग से सांस फूल रही थी। वह हाँफ रही थी क्योंकि उसके माथे से पसीना बह रहा था। जियाओ लो और झांग दाशान ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य के रूप देखे। मिस तांग, क्या आप किसी चीज पर उच्च हैं? झांग दशान ने जानबूझकर उसका परीक्षण करते हुए कहा। मेरे साथ गूंगा व्यवहार मत करो, झांग दशान। मैं पहले से ही सिनाकॉर्प के माध्यम से जानता हूं कि खाता सैन कियान लो शुई विश्वविद्यालय में जियो लो के नंबर के साथ पंजीकृत था। तो इसका मतलब है कि सैन कियान लो शुई वास्तव में जियाओ लो है, टांग वांटियान ने कहा, खुद से वास्तव में खुश दिख रहा है। जब चीजें प्रकाश में आईं, तो इस बात की परवाह किए बिना छिपाना असंभव था कि वे कितना चाहते थे। जियाओ लो केवल एक मुस्कान को मजबूर कर सकता था। वांटियन, हमारी दोस्ती के लिए क्या आप इसे मेरे लिए गुप्त रख सकते हैं? कृपया। ओह हाँ। इंटरनेट पर लाओ जियाओ को उजागर न करें, ठीक है, अन्यथा वह बड़ी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वह एक सार्वजनिक व्यक्ति होने से नफरत करते हैं, झांग दशा ने कहा। टांग वांटियान ने उन पर अपनी आंखें घुमाई। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए मेरे पुराने सहपाठियों को धोखा देगा? नहीं, हाँ हाँ। शायद नहीं। झांग दशा ने हंसते हुए कहा। शायद नहीं से आपका क्या मतलब है? यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, अन्यथा मैं आप दोनों को खोजने के लिए यहाँ नहीं होता। टांग वांटियान ने खुद का बचाव किया, फिर हंसते हुए कहा, वाह, आप लोग अब इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं। अगर एक दिन मैं आप दोनों को ढूंढने के लिए तैयार हो गया जब मैं नीचे और बाहर हूँ, तो अपनी बेल्ट मत झुकाओ और मुझे अस्वीकार मत करो, ठीक है? शियाओ लो अपनी टिप्पणी से थोड़ा शर्मिंदा लग रहे थे। उसने सोचा, हमारी बेल्ट को झुकाने और उसे अस्वीकार करने का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ठीक है, क्या आप अधिक रूढ़िवादी हो सकते हैं, जैसे कि महिलाओं को कितना सुंदर होना चाहिए? आपको लगता है कि आप एक टॉमबॉय हैं, है ना? झांग दशा ने अपने सामान्य व्यंग्य के साथ जवाब दिया। हाँ, मैं दिल से एक टॉमबॉय हूँ। आश्वस्त नहीं है? क्या आप मेरे साथ लड़ना चाहते हैं? टांग वांटिया ने झांग दशान पर अपनी नाक उठाई और अपनी मुट्ठी उठाकर सूंघा। अध्याय 272, गलतफहमी। जियो लो और झांग दाशान ने टांग वांटियान को विदाई देने से पहले उसके साथ संक्षिप्त बातचीत की और फिर वे घर के लिए रवाना हो गए। इस कक्षा के पुनर्मिलन में भाग लेने वाले सभी लोगों में से केवल टांग वांटियान और हु शुइपिन ने उन्हें उस वास्तविक दोस्ती को याद दिलाया जो वे अपने विश्वविद्यालय के दिनों में साझा करते थे। दूसरों के लिए जियाओ लो केवल इस विचार पर उपहास कर सकता था। अगर वह भविष्य में कभी उनमें से किसी एक से टकराता है, तो वह निश्चित रूप से एक विनम्र अभिवादन से परे नहीं जाएगा। रात के लगभग 10 बज चुके थे जब वे गोंग गांव वापस पहुंचे। छोटी लड़की बेई बेई, जो सवारी के दौरान जियाओ लो की जांघों पर सो गई थी, जाग गई क्योंकि उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जा रहा था। पिताजी, हम कहाँ हैं? छोटी लड़की ने अपनी नींद की आंखों को रगड़ा और पूछा। झांग दाशान ने हंसते हुए कहा, यह वह जगह है जहां आपके पिताजी रहते हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है। छोटी लड़की को थोड़ा असहज महसूस हुआ क्योंकि उसने जियाओ लो की पीठ को कसकर पकड़ लिया था। झांग दशान ने अपने होंठों को थपथपाया और उसे खुश करने के लिए विषय को बदलने की कोशिश की। लड़की, क्या आज रात का खाना स्वादिष्ट था? उसने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया और उसे देखकर मुस्कुराया। झांग दाशान वापस मुस्कुराया और कहा, हे, आप यहाँ मेरे अच्छे बूढ़े भाई की तरह हैं। आप सब्जियां नहीं खाते हैं और केवल मांस खाना पसंद करते हैं। माँ ने कहा कि मैं अभी भी बड़ा हो रहा हूँ, इसलिए मुझे अधिक मांस खाने की जरूरत है। फिर क्या मम्मी ने आपको किसी को भी अपना पिता नहीं कहने के लिए कहा था? झांग दशान ने कहा कि जानबूझकर, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए।
उसके शब्दों ने उसे चकित कर दिया और उसे नहीं पता था कि सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। झांग दाशा ने जियाओ लो की ओर इशारा किया, फिर बेई बेई को देखा और कहा, मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार होना चाहिए छोटी लड़की। वह तुम्हारा पिता नहीं है, तुम धोखा दे रहे हो। वह बेई बेई का पिता है, वह चिल्लाई। छोटी लड़की अड़ी हुई थी और उसने एक चेहरा खींच लिया। आपको इतना यकीन क्यों है कि वह आपका पिता है? क्योंकि वह मेरे पिता के समान दिखता है, जिसे मैंने अपने सपने में देखा था, उसने कहा। उसके निर्दोष शब्द सम्मोहक थे और उसने इसे एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। यह सुनकर जियाओ लो और झांग दशान दोनों दंग रह गए। उसके सपनों में पिताजी? यहाँ क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटी लड़की के पास पिता नहीं था और उसके पिता के बारे में उसकी समझ एक भ्रमपूर्ण सपने पर आधारित थी? जियो लो को और भी चकित करने वाली बात यह थी कि जिस पिता का सपना बेई बेई ने देखा था, वह बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। क्या यह बेहद असामान्य नहीं था? और जियाओ, मुझे लगता है कि मैं अब इस चीज पर विश्वास कर सकता हूँ जिसे हम भाग्य कहते हैं। झांग दाशा ने आह भरी, फिर जियाओ लो को कंधे पर थपथपाया और कहा, अगर यह आपके और इस बच्चे के बीच भाग्य नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि अब इनमें से किसी को कैसे समझाया जाए। जियाओ लो सहमत हुए। यह अनूठी स्थिति, जहां एक छोटी लड़की जिसे वह पहले कभी नहीं मिला था, ने जोर देकर कहा कि वह अपने सपने में बिल्कुल पिता की तरह दिखता था लेना मुश्किल था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने अपार्टमेंट में वापस जियाओ लो और झांग दशान को एक गंभीर मुद्दे का सामना करना पड़ा, छोटी लड़की को कैसे स्नान करना है। वे दोनों इस पर नौसिखिए थे, जिनके पास एक बच्चे की देखभाल करने का कोई अनुभव नहीं था। वे बाथरूम में एक दूसरे के ऊपर ट्रिप कर रहे थे, खासकर जब वे उसके सिर को साफ कर रहे थे। बेई बेई ने पहले ही अपनी आंखें खोलने का वादा किया था जब उसे बताया गया था, लेकिन जब वे उसके बाल धो रहे थे तो वह अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं सकी और अंत में शैम्पू उनमें घुस गया और उसकी आंखों में जलन ने उसे जोर से रोने पर मजबूर कर दिया। जियाओ लो ने जल्दी से अपनी आंखों को साफ पानी से धोया और उसे बहलाया, धीरे से छोटी लड़की को शांत किया। आई डोंट वॉन्ट दशान टू बेद मी। छोटी लड़की ने जियाओ लो को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि इसके बजाय झांग दशान पर सारा दोष डाल दिया था। उसे अपनी बड़ी आरोपी आंखों से घूरते देख झांग दशान को अंदर से चोट लगी। अंत में उन्होंने छोटी लड़की को नहलाना समाप्त कर दिया। बिना किसी कपड़े के जो उसे फिट कर सकता था, जियाओ लो ने उसे अपनी एक शर्ट उसके पजामा के रूप में दी। अपनी रोलअप आस्तीन के साथ सफेद शर्ट ने बेई बेई को थोड़ा रागमफिन की तरह बना दिया, हालांकि वह आधी बुरी नहीं लग रही थी, सभी को साफ और साफ किया गया था। अरे जल्दी करो और उसके बाल सुखाओ, अब मौसम ठंडा है, अगर उसे ठंड लग जाती है तो आप एक टन परेशानी में पड़ जाएंगे, झांग दशा ने कहा। जियाओ लो ने अपनी कमर पर अपने हाथ रखे और अभिभूत दिख रहे थे। तो आप बस अपने पैरों को क्रॉस करके बैठने जा रहे हैं, अपने पैर पर चुस्की ले रहे हैं और टीवी से चिपके अपनी आंखों के साथ एक कमांडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब था कि झांग दशान को खुद से करने के लिए सब कुछ छोड़ने के बजाय मदद करनी चाहिए। हाँ, वह छोटी लड़की मुझे पसंद नहीं करती, मैं इस चाइल्ड केयर व्यवसाय में अपनी नाक नहीं चिपकाने जा रहा हूँ, झांग दाशा ने जवाब दिया, फिर अपनी आंखें वापस टीवी पर घुमा दी। जियाओ लो ने जवाब दिया और उसने कहा, क्या आप गंभीरता से एक छोटी लड़की के साथ नखरे कर रहे हैं? जैसा कि वह झांग दशान के साथ मजाक कर रहा था, उसने पहले ही दराज से हेयर ड्रायर निकाल लिया था। वह अब स्टूल पर बैठ गया। बेई बेई अपनी जांघों के बीच खड़ी थी और सावधानी से अपने बालों को सुखा रही थी। डैडी, क्या दशान गुस्से में है? छोटी लड़की ने अपने होठों के साथ अपना सिर उठाते हुए पूछा। जियाओ लो उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, नहीं, वह नहीं है, वह बस थोड़ा गलत महसूस कर रहा है, बस उसे अकेला छोड़ दो। ओह। बेई बेई ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसने अपने दोनों हाथ बर्फ की तरह सफेद जियाओ लो की जांघ पर रखे और अपना सिर नीचे कर दिया, चुपचाप जियाओ लो को अपने बालों को सुखाने की अनुमति दी। वह अपने पिताजी के साथ बातचीत का पूरी तरह से आनंद ले रही थी। क्या हुआ? मुझे गलत क्यों महसूस करना चाहिए? और जियाओ क्या सोचता है, मैं भी लोलिकॉन में हूँ? झांग दशान छोटी लड़की के बाल सुखाने वाले जियो लो को देखते हुए भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका और खुद से बुदबुदाया। बिस्तर पर जाने से पहले बेई बेई ने जियो लो से उसे एक कहानी बताने के लिए विनती की। बिना किसी विकल्प के जियाओ लो ने उसे एक कहानी के बारे में बताया जो उसे एक बार प्राथमिक विद्यालय में बताया गया था, प्यासा कौवा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने कहानी का आनंद लिया और कहा, पिताजी, कौवा बहुत चालाक है। बेई बेई की आंखें खुशी से भर आईं। जियाओ लो ने अपने बालों को हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, इसलिए जब आप भविष्य में कुछ मुश्किल में भागते हैं तो आपको इस कौवे की तरह समस्या को हल करने का एक अच्छा तरीका खोजने की कोशिश करनी चाहिए, उन्होंने कहा। ठीक है, बेई बेई समझता है, छोटी लड़की ने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, सोने का समय आ गया है। जियाओ लो ने रोशनी बंद कर दी और छोटी लड़की के बगल में सो गया। बेई बेई ने बगल में मुड़कर उसकी बाहों को गले लगा लिया और कहा, गुड नाइट डैडी, शुभ रात्रि। जियाओ लो ने अपना सिर घुमा लिया। खिड़की के माध्यम से उज्जवल चंद्रमा की किरण चमक रही थी और वह देख सकता था कि बेई बेई की आंखें बंद थी और वह सो गई थी। चांदनी से रोशन और कंबल के नीचे शांति से सो रही वह बिल्कुल एक छोटी परी की तरह लग रही थी। जब उन्होंने दिन में इस छोटी लड़की के साथ मुठभेड़ को याद किया तो वह कल्पना नहीं कर सकते थे कि यह यहाँ तक आ गया था, यह एक सपने की तरह था। कौन विश्वास करेगा कि एक छोटी लड़की जिसे वह पहले कभी नहीं मिला था, अचानक जोर देकर कहेगा कि वह उससे मिलने के ठीक बाद उसका पिता था। वह अब अपनी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए भी उस पर निर्भर थी, जैसा कि वह अपने जन्म देने वाले माता पिता के साथ करती थी। जैसा कि उन्होंने उन घटनाओं पर प्रतिबिंबित किया था जो हुई थी, जियाओ लो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। चाहे भाग्य से हो या अन्यथा, वह अब एक रात के लिए पिता था। लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि वह अनुभव को पसंद करने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह छोटी लड़की बेई बेई कुछ रहस्यमय शक्तियों के साथ पैदा हुई थी जिसने लोगों को पसंद किया और उसकी देखभाल करना चाहते थे। पिताजी, मैं पेशाब करना चाहता हूँ। अगली सुबह जब पूर्वी आसमान में पहली रोशनी टूट रही थी, जियाओ लो को छोटी लड़की ने जगाया था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका प्यारा सा चेहरा उसे घूर रहा था। बेई बेई उसे धक्का दे रही थी, उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। जियाओ लो ने अपनी नींद को हिलाया, उठ गया और उसे शौचालय में ले आया।
जब वह शौचालय से बाहर निकला तो उसने झांग दशान को सोफे पर लेटे हुए देखा, जो हवा में चिपके हुए अपने प्रमुख पीछे के हिस्से के साथ खर्राटे ले रहा था। फर्श पर कागज के तौलिए के कई उखड़े हुए टुकड़े भी थे और वे सूखे मोटे तरल पदार्थ से सना हुआ लग रहा था। जियाओ लो ने अपनी भौहें सिकोड़ी और गुस्से में झांग दाशान के नितंबों पर लात मारी। आउच! झांग दशान सोफे से कूद गया, एक सुअर की तरह चीख रहा था। यह महसूस करते हुए कि यह जियाओ लो था, वह उस पर चिल्लाया, क्या बात है, तुमने मुझे लात क्यों मारी? आप मेरी बड़ी लूट से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, है ना? जियाओ लो नाराज था और फर्श पर बिखरे पेपर तौलिए की ओर इशारा करते हुए उसने उससे सख्ती से पूछा, मुझे समझाओ कि इनके साथ क्या हो रहा है। अपनी समझाओ समझाओ। मुझे कल ठंड लग गई और मुझे लगातार अपना स्नोट पोंछना पड़ा। क्या आपने सोचा था कि मैं चुप हो गया? आप कैसे कर सकते हैं? झांग दशान वापस चिल्लाया। ओह, गलती है। शियाओ लो ने जो देखा उसे जज करने में अपनी जल्दबाजी पर अफसोस जताया और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। उसने सोचा कि झांग दशान ने अपने लिविंग रूम में खुद को खुश कर लिया था और अपने अविवेक को ठीक से निपटाने की जहमत भी नहीं उठाई, बस कागज के तौलिए को पूरे फर्श पर फेंक दिया। जियाओ लो की अभिव्यक्ति को पढ़ना आसान नहीं था और झांग दशान के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या वह अभी भी इस तरह के बीमार विचार रखता है। उसने तुरंत उसे फिर से फटकार लगाई और कहा, बेहतर होगा कि आप उन गंदे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दें, अन्यथा आपके पास इसका अंत कभी नहीं होगा, ठीक है? ओह, जल्दी करो और मेरी घायल आत्मा को खुश करने के लिए मेरे लिए नाश्ता खरीदे। कुछ भाप छोड़ने के बाद उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ, फिर वह फिर से लेट गया और सोने के लिए वापस चला गया। इसका सारा श्रेय झांग दशान को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ही झटके में आपदा को भाग्य में बदल दिया था। न केवल वह सही साबित हुआ, बल्कि उसने जियाओ लो के लिए उसे नाश्ता लाने का एक तरीका भी खोजा। अध्याय 273, राष्ट्र की देवी। शियाओ लो ने इससे पहले झांग दाशान पर भद्दे कृत्य का आरोप लगाया था, तब जाकर पता चला कि वह गलत था। झांग दाशान की भरपाई करने के लिए जियाओ लो अब उसे नाश्ता दिलाने के लिए जा रहा था। वह कम से कम इतना तो कर ही सकता था। वह सामान्य स्थान पर चला गया जहां वह हमेशा सुबह का भोजन करता था और दुकान में वोंटन, उबले हुए बन, फ्रिटर, सोया दूध आदि के विशिष्ट चीनी नाश्ते के प्रसाद परोसे जाते थे। जब वह अपने किराए के अपार्टमेंट में लौटे तो 3 आगंतुक उनका इंतजार कर रहे थे। एक महिला पुलिसकर्मी थी जिससे वह पिछली शाम मिले थे, दूसरी एक महिला जो लगभग 30 साल की थी और एक अन्य जिसने जियाओ लो के दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया। यह कोई और नहीं बल्कि राष्ट्र की देवी थी सूली। सूली ने एक सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी, सोफे पर नाजुक रूप से बैठी थी और असाधारण रूप से सुंदर लग रही थी। उसके रेशमी काले बालों को एक चिकना क्लासिक चिगनन में वापस खींच लिया गया था, जो उसके उच्च माथे और गोरे रंग को बढ़ाता था और उसे एक ठाठ लेकिन गरिमापूर्ण उपस्थिति देता था। पिताजी! सूली के बगल में बैठी प्यारी छोटी लड़की सोफे से कूद गई। वह दौड़ी, अपनी बाहों को फैलाया और खुद को जियाओ लो में फेंक दिया। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और उसे एक बड़ी खुश मुस्कान दी। जैसे ही झांग दाशा ने जियाओ लो के हाथों से नाश्ते का पैक लिया, वह इतना रोमांचित था कि वह सुसंगत रूप से बात नहीं कर सका, लेकिन किसी तरह वह धुंधला होने में कामयाब रहा। पवित्र शब्द, जैकपॉट। बे बे की मां सूली है ना? सूली को देखते ही संबंध बनाने के बावजूद जियाओ लो अभी भी थोड़ा चौंक गया था। किसने अनुमान लगाया होगा कि राष्ट्र की देवी सूली की एक बेटी थी जो 3 साल की थी। इस बात से आश्चर्यचकित की छोटी लड़की ने जियाओ लो को कैसे संबोधित किया था और उसके स्नेह के प्रदर्शन से सूली जल्दी से उनकी ओर चला गया। यह शर्मनाक था कि उसका बच्चा एक अजनबी को अपना पिताजी कहेगा। जियाओ लो ने अपनी खुशबू की एक झलक पकड़ ली क्योंकि उसने छोटी लड़की के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। उसने एक कठोर चेहरे का नाटक किया और कहा, सु जियाओबेई, आप किसी को अपना पिता कैसे कह सकते हैं? सु जियाओबेई ने अपना सिर उठाया, काफी अडिग दिख रहा था और जवाब दिया, वह बेबे के पिता है। नहीं, वह नहीं है, सूली ने कहा, अब थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, वह है। मैंने कहा कि वह नहीं है। सूली उत्तेजित हो गया और बेई से सख्ती से बात की। वह अभी भी छोटी लड़की को देखते हुए थोड़ा आगे झुका हुआ था और वह थोड़ा तनाव में दिखाई दे रहा था। शांत रहने के लिए संघर्ष करते हुए उसकी छाती ने सांस ली। सु जियाओबेई को चोट लगी और वह चुप रही, अपने होंठों को काट रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को रोने से रोक लिया। उसे पहले कभी इतनी कठोर डांट नहीं दी गई थी, खासकर उसकी मां द्वारा नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने उसके लिए थोड़ा खेद महसूस किया और उसे सांत्वना देने के लिए अपना सिर रगड़ दिया। उन्होंने कहा, एक अच्छी लड़की बनो बेई, रो मत, ठीक है? क्या आपको अब भूख लगी होगी? यहाँ हमारे पास आपके लिए एक जूड़ा है। वह बाहर आया और झांग दशान से एक स्टीमिंग जियाओ लोंगबाओ पकड़ा और उसे बेई के मुंह की ओर लाया। मुझे माफ करना, आपको बेई को इस तरह का भोजन नहीं देना चाहिए। 30 साल की दिख रही महिला ने जल्दबाजी में जाते हुए असभ्य स्वर में बात की। वह नहीं थी जिसे आप एक सुंदरता कहेंगे, लेकिन वह एक आकर्षक अंडाकार आकार के चेहरे के साथ काफी आकर्षक थी। उसके चमकदार काले बालों को उसके सिर के पीछे एक तंग जुड़े में वापस बहा दिया गया था और वह काले व्यवसाय की पोशाक पहने हुए थी। जियाओ लो ने तुरंत उसे ऑनलाइन अपनी तस्वीरों से पहचान लिया। वह सूली का प्रबंधक था। उसने तुरंत सु जियाओबेई को अपनी पीठ के पीछे खींच लिया और जियाओ लो से कठोर बात की। क्या ये बंद स्वास्थ्य के लिए गुणवत्ता मानक को भी पूरा करते हैं? यहाँ का वातावरण काफी अस्वास्थ्यकर है और मैंने देखा कि चारों ओर कचरे के ढेर बिखरे हुए हैं। उसने अनावश्यक रूप से अपने स्वर में कहा, आप इसे बेई को भी कैसे खिला सकते हैं? क्या होगा अगर वह फूड पॉइजनिंग के साथ समाप्त हो जाती है? क्या आप इसके लिए जिम्मेदार होंगी? हम हर दिन यहाँ बंस खाते हैं और हमें कभी भी पेट में दर्द नहीं हुआ है, झांग दाशा ने कहा। शायद तुम दोनों के लिए, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है? झांग दशा ने सिर्फ अपना हाथ हिलाया और उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। वह उस तरह के व्यक्ति के रूप में सामने आई जिसने सोचा कि उसके पास सभी जवाब है और वह बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करने जा रहा था। जियाओ लो ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस जियाओ लोंगबाओ को अपने मुंह में भर लिया और इसे खा लिया। यह देखते हुए कि स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, महिला पुलिसकर्मी ने जल्दी से हस्तक्षेप किया और छोटी लड़की के बचाव दल का परिचय दिया। मिस सू, यह सज्जन यहाँ जियाओ लो है। वह और उसका दोस्त ही था जिसने कल रात तुम्हारी बेटी को तस्करों से बचाया था। सूली ने केवल जियाओ लो की ओर देखा, उसे एक बार जल्दी दिया और कहा, धन्यवाद।
वह थोड़ा झुक गई, उसके बारे में एक हवा थी, लगभग कोई भी नहीं कह सकता था, लेकिन वह अपनी प्रशंसा व्यक्त करने में सुंदर थी। झांग दशान के लिए राष्ट्र की देवी से कृतज्ञता की कोई भी अभिव्यक्ति सचमुच एक सपना थी। वह मुस्कुराते हुए अपने सिर के पीछे खरोंचते हुए कहा, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, हम केवल सही काम करने की कोशिश कर रहे थे, क्या हम नहीं थे? ओल्ड जियाओ। उसने अपने कंधों को थपथपाते हुए जियाओ लो के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। जियाओ लो ने उसे देखा, फिर सूली की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। उसने कहा, आपकी बेटी वास्तव में आराध्य है, हमने उसकी देखभाल करने में बहुत अच्छा समय बिताया। शियाओ लो ने जो कहा उसका जवाब देने के लिए सूली बहुत उत्सुक नहीं थे और जवाब दिया, ठीक है, हमें जाना होगा, मैं अब उसे दूर ले जा रहा हूँ। जरूर, कृपया आगे बढ़े, जियाओ लो ने कहा, क्योंकि उन्होंने विनम्रता से एक मुस्कान को मजबूर किया। चूंकि आपने उसे बचाया है, इसलिए मुझे अपनी कृतज्ञता के संकेत के रूप में आपको इनाम देने की अनुमति दे। ओह नहीं, आपकी बेटी और मैं बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं होगा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने विनम्रतापूर्वक उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह बदले में कभी कुछ नहीं चाहता था और उस प्यारी सी लड़की को बहुत पसंद करने लगा था। केवल एक दिन के लिए एक दूसरे को जानने के बावजूद वे वास्तव में बंधे हुए थे। क्या आपको यकीन है? सूली ने जर्जर किराए के अपार्टमेंट के चारों ओर नजर डाली और उसने जो देखा उसने उसे आश्वस्त किया कि यहाँ रहने वाले लोगों को वास्तव में पैसे की जरूरत थी। आखिरी चीज जो उसने उम्मीद की थी वह यह थी कि वे इनाम के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। मिस सूली, आपको व्यक्तिगत रूप से देखना पहले से ही एक महान आशीर्वाद है। हमें इनाम के रूप में किसी पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वास्तव में हमें धन्यवाद देना चाहते हैं तो मैं इसकी सराहना करूंगा अगर आप मुझे कुछ ऑटोग्राफ पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। है झांग दाशा ने कहा, अपने उत्साह को रोकने में असमर्थ। मैनेजर ने भौहें सिकोड़ी और अनजाने में उसकी जीभ खींच ली। उसके चेहरे पर तिरस्कार की एक झलक लिखी हुई थी। बस इतना ही, बस एक साधारण ऑटोग्राफ? सूली ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाते हुए कहा। झांग दशा ने मजाक में कहा, यह बिल्कुल भी आसान नहीं है मिस सूली। अगर मैं आपका ऑटोग्राफ बेचूं तो मैं निश्चित रूप से खुद को बहुत पैसा कमा सकता हूँ। हाँ, लालची गरीब सब एक जैसे हैं। मैनेजर ने झांग दशान का मजाक उड़ाया और मुझे लगा कि आप लोगों को बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। मिस, क्या आप नहीं बता सकते कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ? अगर मेरे पास देवी सूली का ऑटोग्राफ है तो मैं इसे हमेशा के लिए अपने करीब रखूंगा। मेरी माँ भी एक बड़ी प्रशंसक है और मैं इसे चंद्र नव वर्ष के उपहार के रूप में उनके पास वापस लाऊंगा, झांग दाशा ने कहा, उनके अभिमानी रवैये से थोड़ा नाराज महसूस करते हुए। सच में? हाँ, मैनेजर ने कहा। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था कि वे किस तरह के लोग थे और उसके द्वारा कहे गए एक शब्द पर विश्वास नहीं किया। हाँ, तुम्हारी माँ। झांग दशान के होठों से शब्द लगभग फूट पड़े, लेकिन राष्ट्र की देवी सूली की उपस्थिति में उन्होंने अपनी जीभ पकड़ ली। मिस चाई, कृपया, वे जियाओबे के लाभार्थी हैं, सूली ने अपने मैनेजर को डांटा। प्रबंधक स्पष्ट रूप से कठोर हो गया और कोई और टिप्पणी करने से बच गया। सूली गर्व और लंबा लग रहा था, एक उठा हुआ ठोड़ी उसे मामूली अहंकार की हवा दे रहा था। उसने झांग दशान को प्यार से देखा और कहा, क्या आपके पास कलम है? झांग दशान एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ हाँ, जाहिर है। वह जल्दी से घर में वापस भाग गया और जब वह लौटा तो उसके हाथों में एक काला मार्कर था, साथ ही अन्य चीजों का एक बंडल था, नए जूते, नए कपड़े, नई पैंट और यहाँ तक कि एक नया बास्केटबॉल भी। देवी सूली, कृपया इन सभी वस्तुओं पर हस्ताक्षर करें। मैं बहुत आभारी रहूंगा, झांग दशान ने अपने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। देश के सबसे बड़े स्टार और एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी के साथ आमने सामने खड़े होकर उनके लिए शांत रहना मुश्किल था। सूली ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मार्कर लिया और प्रत्येक आइटम पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया। महिला पुलिसकर्मी उत्साह से देख रही थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति से ऑटोग्राफ लेने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाई जिसे वह बिल्कुल पसंद करती थी और जिसे पूरा देश पूछता था। मिस सू, क्या आप कृपया मुझे अपना ऑटोग्राफ भी दे सकती हैं? उसने पूछा। जवाब का इंतजार किए बिना उसने तुरंत अपनी वर्दी से एक नोटपैड निकाला। उसने यह जानने के बाद जल्दबाजी में नोटपैड खरीदा था कि जियो लो द्वारा बचाई गई छोटी लड़की सूली की संतान थी। सूली से ऑटोग्राफ लेने के लिए यह एक उपयुक्त समय था और वह काम से उतरने के बाद अपने दोस्तों के सामने डींग हाँकने का इंतजार नहीं कर सकती थी। उनमें से कई सेलिब्रिटी के बड़े प्रशंसक भी थे। अध्याय 274, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सूली ने धैर्यपूर्वक उसके सामने रखी गई सभी वस्तुओं पर हस्ताक्षर किए क्योंकि झांग दाशान और पुलिसकर्मी उत्सुकता से अपनी वस्तुओं को चिन्हित करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूली के स्ट्रोक कलात्मक और सुरुचिपूर्ण थे और उनके हस्ताक्षर की सौंदर्य सुंदरता को अपने आप में एक कला माना जा सकता था। धन्यवाद देवी सूली। झांग दशान खुशी से भर गया। सूली के ऑटोग्राफ वाली वस्तुओं को निहारते हुए उनकी आंखें सपने में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अमूल्य खजाने के ढेर को घूर रहा था। पुलिसकर्मी को जब उसकी हस्ताक्षरित नोटबुक वापस सौंपी गई तो वह बहुत खुश हुई, उसे सावधानी पूर्वक अपनी जेब में वापस रख दिया। जब उसने कार्य समाप्त किया तो सूली ने अपनी आकर्षक आंखों से देखा और उन दोनों को एक विनम्र मुस्कान दी। उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन केवल सू जियाओबे को हाथ से लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। यद्यपि बे केवल 3 साल की थी, वह निस्संदेह अपनी उम्र की एक औसत लड़की की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह अच्छे के लिए जाने वाली थी तो भीतर का छोटा बच्चा उभरा। उसने जियाओ लो को देखा और अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उसने जियाओ लो की ओर अपनी बाहों को फैलाया और वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। पिताजी, पिताजी। वह बुरी तरह रोई क्योंकि उसके गालों से आंसू बह रहे थे। उसे सिसकियों के बीच अपनी सांस पकड़नी थी और उसकी आंखें लाल और फूली हुई थी। सूली दरवाजे पर रुक गई, पीछे मुड़ी और जियाओ लो की ओर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। सू जियाओबे एक गोद लिया हुआ बच्चा था और उसे बहुत यकीन था कि जैविक पिता कौन था। उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति निश्चित रूप से वह नहीं था। जिस बात ने उसे और भी आश्चर्यचकित किया वह यह था कि सू जियाओबे आसानी से किसी से नहीं जुड़ता था, खासकर एक अजनबी। इस आदमी को इतना अलग क्यों बनाया गया? उसने यह सोचकर अपनी भौहें बुन ली, निराशा की भावना महसूस की। सू जियाओबे, मैंने अभी आपको बताया, वह आपका पिता नहीं है, सूली ने कहा। वह थोड़ा उत्तेजित दिखाई दिया। नहीं,
मुझे पता है कि वह बे बे के पिता है, वह मेरे सपने में मेरे पिता है। मम्मी, आपने कहा था कि डैडी यहाँ रहते हैं, आपने ऐसा कहा था। बे बे ने उसे ढूंढ लिया है, आप क्यों कहते हैं कि वह मेरे पिता नहीं है? सूली ने महसूस किया कि उसके सिर पर खून की दौड़ थी और उसके विचार अव्यवस्थित थे। सू जियाबे ने बिल्कुल हटने से इनकार कर दिया और सूली पहली बार नुकसान में था कि क्या करना है। उसने छोटी लड़की को जियांगचेंग आने के लिए राजी कर लिया था और उसे विश्वास दिलाया था कि उसके पिता यहाँ है। यह काफी बुरा था कि उसे बच्चे को यात्रा के लिए साथ लाने के लिए झूठ बोलना पड़ा, लेकिन यह सब एक बुरे सपने में बदल गया जब उसे सूली के सहायक के साथ टहलने के लिए बाहर जाने के दौरान अपहरण कर लिया गया। वह चमत्कारिक रूप से एक दिन के बाद लौट आई थी, लेकिन अब सू जियाबे जोर दे रही थी कि एक पूर्ण अजनबी उसके पिता थे। कौन यह भी विश्वास कर सकता है कि चीजें उस तरह से बदल सकती हैं जैसे यह हुआ था? जियाओ लो बे बे के पास गया और उसे एक बड़ी गर्म मुस्कान दी। उसने खेल-खेल में सू शियाओबे की नाक को अपनी उंगली से रगड़ा और कहा, बे बे, तुम्हें अब मम्मी के साथ घर जाना है, लेकिन जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपसे मिलने जाऊंगा, ठीक है? सच में? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सू जियाओबे ने तुरंत रोना बंद कर दिया। वह आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए चिल्ला रही थी। हाँ, सच में। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जियाओ लो ने आश्वस्त रूप से उसे देखते हुए कहा। पिंकी का वादा? सू जियाओबे ने अपना छोटा सा हाथ जियाओ लो की ओर उठाया, जिसमें उसकी पिंकी बाहर चिपकी हुई थी, अभी भी सूंघ रही थी। एक पिंकी वादा? जियाओ लो मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और धीरे से अपनी छोटी उंगली से अपनी पिंकी को झुका दिया। हमारा वादा दुनिया के अंत तक चलेगा। जो कोई भी इस वादे को तोड़ता है वह पिल्ला के रूप में पुनर्जन्म लेगा। सू जियाओबे ने शपथ को बहुत गंभीरता से लेते हुए एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ धीरे से बात की। एक वयस्क की नजर में यह एक बचकानी हरकत से ज्यादा नहीं था, लेकिन बे बे के लिए नहीं। जहां तक उसका सवाल था, जिस क्षण उन्होंने अपनी उंगलियां झुका ली, यह वादा पूरा हो जाएगा। और जब वे दोनों अपनी पिंकी को झुकाते हैं तो उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। उसने कहा, पिताजी, आप मुझे अगली बार फन पार्क में लाना चाहिए, ठीक है? तुम अपनी माँ से तुम्हें लाने के लिए क्यों नहीं कहते? जियाओ लो ने पूछा। उसने धीरे से बात की, अभी भी उसकी पिंकी को पकड़े हुए। सू जियाओबे ने आवाज कम की और जवाब दिया, माँ हमेशा व्यस्त रहती है, केवल चाची लो मुझे बाहर ले जाती है। जियाओ लो को नहीं पता था कि उसने जो कहा उस पर कैसे प्रतिक्रिया दे और केवल एक कमजोर मुस्कान पेश कर सकता है, थोड़ा अजीब महसूस कर सकता है। सूली को अंदर से बहुत चोट लगी। सू जियाओबे उसकी जैविक बेटी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसने हमेशा उसे अपने जैसा माना था। कई बार जब वह काम में व्यस्त थी तो यह सच था कि यह था कि उसे सू जियाओबे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि जब वे पहली बार जियांगचेंग पहुंचे तो सू जियाओबे ने सूली को उसके साथ बाहर जाने के लिए विनती की, लेकिन इसके बजाय सूली ने अपने सहायक लो पिंगक्सियांग को उसे ले जाने के लिए कहा, जो उसके अपहरण में समाप्त हो गया। जैसे ही वे जा रहे थे, सूली ने जियाओ लो को फिर से देखा, वह दूसरों से अलग था। जब वह पहले अपने आवास पर लौटे तो उन्होंने शायद ही उसे देखने पर प्रतिक्रिया दी। जिस अवधि के लिए वह वहां थी, वह पूरे समय शांत रहा था और वह बता सकती थी कि वह कोई कार्य नहीं कर रहा था। वह एक अच्छा स्वभाव लग रहा था और आसानी से परेशान नहीं था, वह खुद के साथ एक था। वह इतना शांत कैसे रह सका है? सूली उस पर अपनी उंगली नहीं डाल सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिस चाई, प्रबंधक, पीछे रह गया। उसे जियाओ लो और झांग दशान के साथ हल करने के लिए एक और मुद्दा था। उसका काम अब यह सुनिश्चित करना था कि दोनों लोग बे बे और सूली से जुड़ी इस घटना के बारे में चुप रहें। मनोरंजन की दुनिया एक चंचल व्यवसाय है और थोड़ा सा घोटाला एक सेलिब्रिटी की प्रतिष्ठा को भारी गिरावट का कारण बन सकता है। अगर यह शब्द निकल गया कि सूली की एक बेटी है तो पूरा देश प्रतिकूल प्रतिक्रिया दे सकता है और सूली एक ही रात के दौरान अपने प्रशंसकों का एक बड़ा हिस्सा खो सकती है। यह एक अतिशयोक्ति नहीं थी, लेकिन एक दर्दनाक इतिहास से सबक सीखा। उनके प्रबंधक के रूप में सूली के लिए ऐसे किसी भी जोखिम को कम करने के लिए चाई झिंग की भूमिका थी। नल। प्रबंधक ने अनजाने में मेज पर एक बैंक कार्ड रखा। चाई झिंग ने जियाओ लो और झांग दाशान की ओर अपनी नाक नीचे देखी। उसने कहा, मुझे अपना परिचय देने दे। मेरा नाम चाई झिंग है और मैं सूली का प्रबंधक हूँ। मैं इसे त्वरित और सरल बना दूंगा। बेबी को बचाने के लिए एक इनाम के रूप में हम अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वह रुक गई और बोली, इस कार्ड में $8 मिलियन है। पासवर्ड 61 है। आप में से प्रत्येक को $4 मिलियन मिलेंगे। यह आपके लिए किसी भी शहर में एक महान जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। मुझे लगता है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है ना? झांग दशा ने मजाक उड़ाते हुए यह कहा। उसे उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और उसके अतिरंजित रवैये को नापसंद करता था, ऐसे व्यवहार करता था जैसे कि वह दूसरों से ऊपर थी। जियाओ लो ने अपनी चाय की चुस्की ली और पूछा, क्या यह मिस्सू के आग्रह पर है? नहीं, यह मेरे आग्रह पर है। कृपया स्पष्ट रहें, यह पैसा बे बे को बचाने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए नहीं है। मेरा मानना है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या मतलब है, उसने कहा जब वह अपनी बाहों को एक साथ मोड़कर उन्हें देख रही थी। नहीं, बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। बिंदु पर पहुंचे, झाड़ी के चारों ओर पीटना बंद करे, झांग दाशा ने कहा। चाई झिंग ने झांग दशान के दो टूक जवाब पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपने होठों को जिप करें और यहाँ से आपको सूली की बेटी होने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं करना है। झांग दाशा ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, हमारा किसी को कुछ भी बताने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप वही हैं जो अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ी। वह चुप रहा और बस अपनी गर्म चाय की चुस्की लेता रहा। जो भी हो, बस इस पैसे को रखें, याद रखें, एक भी शब्द नहीं या परिणामों का सामना करें। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। चाई झिंग ने जवाब दिया। धमकी और प्रलोभन दो तत्व थे जो चाई झिंग ने सूली के लिए किसी भी संभावित खतरों और जोखिमों से निपटने के लिए नियमित रूप से नियोजित किए थे। यह सूली को किसी भी घोटाले से मुक्त रखने में अब तक प्रभावी साबित हुआ था जो उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकता था। हमें यह मिल गया। आप अब जा सकते हैं। शियाओ लो अचानक थे और उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अपने स्वागत से अधिक समय तक रुकी थी। झांग दशान की तरह वह अभिमानी लोगों को नापसंद करता था। ठीक है, हम पैसे रख लेंगे, हाँ हाँ।
आराम करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, झांग दशान ने कहा, जैसे ही उसने एक अजीब मुस्कान के साथ कार्ड उठाया। जब पैसे की पेशकश की जाती है तो इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं है। इस संबंध में झांग दशान और जियाओ लो ने एक ही दर्शन साझा किया। चाई झींग को बेचैनी महसूस हुई। वे पहले ही पैसे स्वीकार कर चुके थे और आसानी से इस मामले पर चुप रहने के लिए सहमत हो गए थे, फिर भी उसे अभी भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। जिस तरह से उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसने उसे विश्वास नहीं दिलाया कि वे सौदेबाजी के अपने अंत को पूरा करेंगे। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वे उसे चिढ़ा रहे थे। वह इन विचारों से भरी हुई थी क्योंकि वह दोनों को गहराई से देख रही थी। क्या आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उसने कहा। अध्याय 275 घर जाने का समय। जियाओ लो ने चाई झींग की उपस्थिति को अनदेखा करते हुए अपना नाश्ता खाना जारी रखा, जो वहां खड़े होकर उन दोनों को घूर रहे थे। झांग दशान ने अपना सिर उठाया, मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, हम आपको मूर्ख बनाने की हिम्मत कैसे करेंगे? क्या आपने सिर्फ यह नहीं कहा कि परिणाम हमारे लिए सहन करने के लिए बहुत गंभीर होंगे? हम डरपोक लोग हैं और हमने आपके पैसे स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से अपना मुंह बंद रखेंगे, ठीक है? हम अब अपना नाश्ता कर रहे हैं, इसलिए अगर कुछ और नहीं है तो आप जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि देवी सूली और उनमें से बाकी लोग नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने एक जियाओलोंग को पकड़ा और उसे दिल से खाया। उसके गाल सूज गए, ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में एक अंडा भर दिया गया हो। चाई झींग ने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया। झांग दशा ने कैसे बात की थी और कैसे जियाओ लो उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था कि यह कैसे हो रहा था। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। चूंकि आप हम पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए अपना पैसा वापस ले लो। बिना किसी हिचकिचाहट के झांग दाशान ने अपनी जेब से कार्ड लिया और उसे वापस उस पर फेंक दिया। यह एक फ्रिस्बी की तरह थोड़ी दूरी तय कर गया और चाई झींग को चौंका दिया, जो एक ही समय में हिट होने से बचने और इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह उसके बगल में फर्श पर गिर गया। चाई झींग अविश्वसनीय था और विश्वास नहीं कर सकता था कि उन्होंने बिना पलक झपकाए $8 मिलियन फेंक दिए थे। क्या ये दोनों लोग भी समझदार थे? उसने जल्दी से अपना संयम हासिल किया, कार्ड उठाया और इसे वापस मेज पर रख दिया। उसने एक ठंडा, डरावना रूप धारण किया और कहा, पैसा तुम्हारा है, लेकिन मैं आपको फिर से चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर बेई के बारे में जानकारी लीक हो जाती है तो मैं आपके लिए आऊंगा। वह जल्दी से मुड़ी और चली गई, उन्हें इस बार अपने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का मौका नहीं दिया। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने अपना फोन निकाला और एक जरूरी कॉल किया। उसने लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति को निर्देश दिया कि वह गोंग गांव में रहने वाले शियाओ लो के नाम से जाने वाले एक व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी का पता लगाए। वह अपने स्रोत से आधिकारिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शियाओ लो के पास एनएसए के सदस्य के रूप में कवर होगा। उन्होंने लो की कार्यशाला में एक कर्मचारी के रूप में अपनी नियमित पहचान बनाए रखी, लेकिन वह उनके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त करेगी। ठीक है नरक, क्या एक अत्यधिक कमजोर महिला है, उसे पुरुषों से पोषण की कमी रही होगी, झांग दाशा ने कहा। जियाओ लो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और चुटकी ली, आप उसे पोषण क्यों नहीं देते? ठीक है, उसे अपने सिर का पोषण करें। वह एक बुझ की तरह दिखती है, मेरी इच्छा शक्ति भी जवाब नहीं देगी, भले ही वह मेरे सामने नग्न खड़ी हो, झांग दाशा ने कहा और एक चेहरा बनाया जैसे वह चिल्ला रहा था। शियाओ लो ने अपने कंधों को उचका दिया क्योंकि उन्होंने अपनी नजरें उन रवियोली और फ्रिटर्स पर टिका दी थी जिन्हें उन्होंने विशेष रूप से पहले बेई के लिए खरीदा था। गहरी भावनाओं का एक दर्द उस पर भारी पड़ा और उसने अपने दिल के भीतर अचानक और अकथनीय खालीपन महसूस किया। जियाओ लो केवल एक दिन के लिए बेई को जानता था और फिर भी यह जीवन भर की तरह महसूस हुआ। अब उसे एक छोटी लड़की के बिना जीवन में समायोजित करने की कोशिश करनी थी और उसे जगाने के लिए उसके कान में अपना नाम चिल्लाना था। उसे उसकी बहुत याद आती थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अय्या वह मिस सूली भी। वह जाने से पहले छोटी बेई को खाने के लिए कुछ क्यों नहीं दे सकती थी? झांग दशान को भूख नहीं लग रही थी और यह पहली बार होगा। वह अचानक शांत होने की आदत भी नहीं डाल पा रहा था। छोटी लड़की के बिना उनका अपार्टमेंट एक खाली खोल की तरह महसूस हुआ, कुछ गायब था और यह बहुत अजीब लगा। वह केवल एक रात के लिए रुकी, फिर भी इसने उसके दिल में एक अमिट छाप छोड़ी। सु शियाओबे का हर शब्द, हर मुस्कान और यहाँ तक कि जब उसने सुजियाबे पर अपनी आंखों में शैम्पू लगाने का आरोप लगाया तो वह उनके दिमाग में गहराई से अंकित हो गया। चिंता की कोई बात नहीं है, मिस्सू उसकी अच्छी देखभाल करेगी। जियाओ लो ने अनजाने में कहा कि शायद झांग दशान को आराम देने के लिए, लेकिन शायद खुद को शांत करने के लिए भी। उसने खुद को एक साथ खींच लिया, यह आगे बढ़ने का समय था। उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया और झांग दशान से कहा, आपको इन कुछ दिनों के भीतर कंपनी में मामलों को जल्दी से निपटाना चाहिए। घर जाने का समय आ गया है। नया साल लगभग 20 दिनों में होगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। झांग दशान ने सिर हिलाया। वैसे क्या आप कंपनी की वार्षिक पार्टी में भाग लेंगे? उन्होंने पूछा। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया। नहीं, अब आप मुख्यालय में सब कुछ के प्रभारी हैं, इसलिए आपको अपनी स्थिति स्थापित करनी चाहिए और प्रमुख के रूप में देखा जाना चाहिए। मेरे लिए बहुत बार उपस्थित होने से आपको किसी भी तरह से फायदा नहीं होगा, उन्होंने कहा, और वार्षिक बैठक के लिए आपको उत्कृष्ट कर्मचारियों को बोनस देना चाहिए, इससे अधिक उत्साह को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ली जिमिंग, लो क्यूई, लिन चोंगडोंग, इन तीनों को विशेष पुरस्कार दिया जाना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से यह सिर्फ एक सुझाव है। अंतिम निर्णय पूरी तरह से आपका है। उल्लेख किए गए 3 व्यक्ति हमेशा लो की कार्यशाला को संभालने के क्षण से उनकी योजनाओं का समर्थन कर रहे थे। वह उन लोगों को याद करने में कभी विफल नहीं हुआ जिन्होंने उसका समर्थन किया था, और यह किसी भी कर्मचारी को पुरस्कृत करने का उनका अभ्यास था जो इसके लायक थे। झांग दाशान ने जियाओ लो को अपने चेहरे पर एक प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। क्या नरक है? लो की कार्यशाला का मालिक हमेशा आप होंगे और मैं केवल दूसरा मालिक हूँ। मैं दूसरा बॉस भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बॉस का सहायक हूँ, इसलिए आप जिसे भी पुरस्कार देना चाहते हैं, मैं उसे पुरस्कृत करूंगा। जियाओ लो ने उसके साथ बहस नहीं की। झांग दाशान के कंपनी के मामलों को संभालने के साथ जियाओ लो ने आखिरकार खुद को कुछ समय बचा लिया। उन्होंने अपनी बहन से मिलने के लिए ग्वांगमिंग जिले के पीपुल्स अस्पताल जाने का फैसला किया। हालांकि नया साल बस आने वाला था, लेकिन अस्पतालों में काम कभी बंद नहीं हुआ। लोग अभी भी बीमार हो जाते हैं और वर्ष के समय की परवाह किए बिना दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। शियाओ लो और शियाओ रुई अस्पताल की छत पर बातचीत कर रहे थे।
वह अपनी सफेद वर्दी में थी और हवा के झोंके के खिलाफ खड़ी थी। भाई, तुम घर वापस कब जा रहे हो? जियाओ रुई ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने सिर हिलाया और कहा, शायद कुछ दिनों में। मैं दशान के साथ वापस जाऊंगा। अपने बारे में बताओ। आप और तांग रेन घर कब जाएंगे? नए साल के बाद शायद। हम नर्सों को शिफ्ट में ब्रेक लेना पड़ता है। अस्पतालों को एक दिन के लिए भी नर्सों के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है। तांग रेन को नए साल के बाद तक भी काम करना है। बिना किसी स्पष्ट कारण के जियाओ लो ने अचानक एक विषय को उठाया जिसे उन्होंने लंबे समय से अपने पास रखा था और उन्हें लगा कि अब यह कहने का एक अच्छा समय होगा। ईमानदारी से कहूं तो मैं तांग रेन से शादी करने के लिए आपका समर्थन नहीं कर रहा था। भले ही हमारे परिवार एक ही प्रांत से हैं, फिर भी यह हमारे गांवों के बीच एक बड़ी दूरी है और आपके लिए घर आना असुविधाजनक होगा। यदि आप हमारे गांव या आसपास के किसी व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो आप अधिक बार घर आ सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह तांग रेन एक अच्छा आदमी है। वह आपके लिए अच्छा है और यही वह है जो मैं मांगता हूं, उन्होंने कहा। जियाओ रुई ने चिल्लाकर उसे गुस्से में घूरा और फिर मुस्कुराया। मुझे वह सन की मुस्कान देना बंद करो। आपको तांग रेन के साथ एक बच्चा पैदा करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए ताकि मैं चाचा बन सकूं। जियाओ लो ने एक गंभीर चेहरा बनाते हुए और एक बड़े की तरह स्वर में बोलते हुए कहा। जियाओ रुई ने केवल शर्माते हुए कहा, जियाओ लो, आप ऐसा कुछ जल्दी नहीं कर सकते। यह तब आएगा जब यह समय होगा और जब यह नहीं होगा तो कभी नहीं आएगा। आपको प्रवाह के साथ चलना होगा। ठीक है, कोशिश जारी रखें। आपकी शादी को लगभग 1 साल हो गया है और यहाँ अभी भी कुछ भी नहीं है। जियाओ लो ने अपने पेट को थपथपाते हुए कहा। क्या आप नहीं जानते कि आप जितनी छोटी हैं, बच्चे को जन्म देने के बाद आप अपने फिगर को बेहतर तरीके से ठीक कर सकती हैं? उन्होंने मजाक में कहा। हाँ, इन बातों की चिंता मत करो, ठीक है। तुम ही हो जिसे जल्दी करनी चाहिए और मुझे भाभी ढूंढनी चाहिए। ओह, राष्ट्र की देवी सूली एक महान उम्मीदवार है। उसने हाल ही में जियांगचेंग में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। मेरे कुछ सहयोगी वहां थे और उन्होंने उसकी बहुत सारी तस्वीरें ली। वह इंटरनेट पर अपनी तस्वीरों से अलग नहीं दिखती है। वह एक असली सुंदरता है। आप मेरे बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, जियाओ लो ने कहा। जियाओ रुई ने हार नहीं मानी। उसने मजाक में ऐसा कहा, लेकिन वह निस्संदेह अपने भाई के बारे में उच्च राय रखती थी और कहती थी, मेरा भाई एक उत्कृष्ट व्यक्ति है। अगर वह राष्ट्र की देवी को अपनी पत्नी बनाता है तो इसमें गलत क्या है? फिर उसने हंसते हुए कहा, जियाओ लो, अगर आप वास्तव में उसे अपनी पत्नी के रूप में घर ला सकते हैं तो यह निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों को महिमा देगा। क्यों, यहाँ तक कि हरी धुंध एक भी हमारे परदादा की कब्र से बाहर निकल जाएगी। जियाओ लो एक पल के लिए स्तब्ध हो गया, फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, बकवास, बिल्कुल बकवास। जियाओ रुई ने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक चेहरा बनाया। ठीक है, मैं आपको बच्चे के बारे में और परेशान नहीं करूंगा। जब आप कर सकते हैं तो तांग रेन के साथ घर आओ, अपने दादा दादी से मिलने जाना अच्छा होगा। जियाओ लो ने कहा, फिर एक लंबी सांस ले। जियाओ रुई ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं निश्चित रूप से जल्द वापस जाऊंगा और अपने फिलियल कर्तव्य को पूरा करूंगा। तो हाँ, बस इतना ही। बस मेरे लिए तांग रेन को हाय कहो। और ओह, जब आप और तांग रेन शादी कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए यहाँ मेरा देर से उपहार है। जियाओ लो ने कहा, फिर उसे एक कार्ड दिखाया। इसमें 4 मिलियन है, पासवर्ड 6 है। इसे बुद्धिमानी से खर्च करें क्योंकि मैं अगले साल जियांगचेंग में नहीं रहूंगा। तांग रेन के साथ एक अच्छा जीवन है और यदि आप किसी भी कठिनाइयों का सामना करते हैं तो मुझे बताएं। मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हें कभी न्याय नहीं करूंगा। जियाओ लो ने जियाओ रुई के हाथों में बैंक कार्ड रखा। जियाओ रुई हिल गया और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। उसने कहा, जियाओ लो, आप इस दुनिया में सबसे अच्छे भाई हैं। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। जैसे ही उसने सोचा कि उसका भाई अगले साल इस शहर में नहीं होगा, वह अचानक एक गहरी उदासी से उबर गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। टिप्पणी। एक ग्रीन मिस्ट, एक रूपक जो एक मृत व्यक्ति को एक दाववादी अमर के रूप में स्वर्ग में चढ़ने का संकेत देता है। अध्याय 276, जियाओ क्यूडोंग। जियाओ लो ने झांग दशान के साथ घर वापस जाने की अपनी यात्रा की प्रत्याशा में पहले से ही अपना बैग पैक कर लिया था और गोंग गांव में अपने किराए के अपार्टमेंट को छोड़ने वाला था। उन्होंने लो की कार्यशाला में वार्षिक बैठक के बाद अपने अपने गांवों में वापस जाने की योजना बनाई थी। वे दोनों एक ही शहर के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, लेकिन अलग अलग काउंटियों से। काउंटी 100 किलोमीटर से अधिक दूर थे। दोनों विश्वविद्यालय के दौरान अक्सर एक दूसरे के घर जाते थे और उनके परिवार के सदस्य एक दूसरे से काफी परिचित थे। यह ट्रैफिक जाम कितने समय तक चलेगा? उनकी कार हाईवे क्रॉल में फंस गई थी और झांग दशान बहुत नाराज हो रहा था। और वे इसे एक राजमार्ग कहते हैं, है ना? यहाँ तक कि चलना भी तेज होगा, उन्होंने शिकायत की। जियाओ लो अपनी सीट पर बैठते हुए बहुत शांत था, आराम से वापस झुका और कहा, यह वसंत महोत्सव यात्रा के मौसम का चरम है। हर कोई घर लौट रहा है, क्या यह अपेक्षित नहीं है? और जियाओ, मैं सिर्फ अपनी किस्मत को धक्का दे रहा था, लेकिन अगर मुझे पता होता कि राजमार्ग पर इतनी सारी कारें होंगी तो मैं निश्चित रूप से विमान ले लेता। वैसे भी मैं दिखावे के लिए इस कार को वापस चलाना चाहता था। अपने पड़ोसियों को बताएं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और अपने अहंकार को थोड़ा खिलाता हूँ, हे। लेकिन अब मुझे वास्तव में इसका पछतावा है, झांग दशा ने जवाब दिया। यह उसके लिए विशिष्ट था और स्वभाव से एक अधीर आदमी होने के नाते वह यातायात में इतने लंबे अंतहीन इंतजार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जियाओ लो ने प्रतिक्रिया से परेशान नहीं किया, इसलिए उसने कुछ आराम पाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। 4 से 5 घंटे तक इंतजार करने के बाद कारों ने आखिरकार फिर से चलना शुरू कर दिया। झांग दशा ने पूरे रास्ते शाप दिया और जब वह अगले टोल स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देश की सड़कों को लेने के लिए राजमार्ग से उतरने का विकल्प चुना और यह एक बुद्धिमान निर्णय साबित हुआ। राजमार्ग का अगला खंड 10 किलोमीटर से अधिक समय तक पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। जैसे ही झांग दशान इत्मीनान से आगे बढ़ा, वह एलिवेटेड पुल पर फंसी गरीब आत्माओं पर सहानुभूतिपूर्वक नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। बूढ़े शियाओ, उन फेलों को देखो, वे बेचारे डंबस की तरह फंस गए हैं, हा। झांग दशान पहले सहानुभूतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन आखिरकार वह गर्व करने से खुद को रोक नहीं सका। जैसा कि उसने हंसना जारी रखा, इसने उसे हंसमुख मूड में रखने में मदद की। लेकिन जब वह जियाओ लो को देखने के लिए मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त गहरी नींद में था। इसने उसे इतना उत्तेजित कर दिया कि उसने अपना हाथ जियाओ लो की जांघ पर जोर से नीचे लाया।
ओह, अपने सिर सो जाओ। अब गाड़ी चलाने की आपकी बारी है। मैं पहले ही 6 घंटे से अधिक समय तक ड्राइव कर चुका हूँ। यह ड्राइविंग थकान के लिए दहलीज से एक लंबा रास्ता है, उन्होंने रोते हुए कहा। केवल झांग दशान कभी भी जियाओ लो के साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे। जियाओ लो ने अपनी आंखें खोली और धीरे से फैलाया, फिर झांग दाशान को साइड में खींचने के लिए कहा ताकि वे सीटें बदल सके। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने अपने गंतव्य पर जल्द से जल्द पहुंचने का इरादा किया और गैस से टकरा गया, जिससे रेंज रोवर एक दहाड़ के साथ आगे बढ़ गया और उस गति को बनाए रखा। देश की सड़कें किसी भी तरह से राजमार्ग से तुलनीय नहीं थी और सड़कों के कई खंड गड्ढों से भरे हुए थे। कई मौकों पर उन्होंने बिना ब्रेक लगाए बड़े गड्ढों को पार किया, जिससे झांग दाशान को कुछ उन्मत्त क्षण हुए। अंत में वह और अधिक नहीं ले सका और जियाओ लो को रुकने के लिए कहा। अपने वाहन को इस तरह के भीषण परीक्षण के अधीन देखना उनके लिए बहुत दिल दहला देने वाला था। हालांकि इसे मजबूती से बनाया गया था, लेकिन इसे इस तरह से संचालित नहीं किया जाना चाहिए था। ओह, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। आप वास्तव में कार की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि यह आपकी नहीं है। मानो या ना मानो, मैं तुम्हें क्रूरता से पीटूंगा, झांग दाशान चिल्लाया, अपने क्रोध को रोकने में असमर्थ। जियाओ लो ने सिर्फ कंधे उचकाए, वह असहमत नहीं था। झांग दशान ने जियाओ लो को शेष यात्रा के लिए ड्राइव करने से इनकार कर दिया। अगली दोपहर, ऐसा महसूस करते हुए कि वे क्लासिक कहानी जर्नी टू द वेस्ट एक में चित्रित एक यात्रा से गुजरे थे, वे आखिरकार वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के झोको शहर में वापस आ गए। जियाओ लो झांग दाशान को और परेशान नहीं करना चाहता था और उसने अपने घर गांव में वापस जाने के लिए एक और सवारी खोजने का फैसला किया। वे विधिवत रूप से अलग हो गए और नए साल के जश्न के बाद मिलने का वादा किया। जियाओ लो ने बस वापस लेने के विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि स्टेशन पर पहले से ही भीड़ थी और बस पर सवारी कुछ ऐसी नहीं थी जिसका कोई भी इंतजार कर रहा था। जियाओ लो ने तब अपने फोन में एप्लीकेशन को यह जांचने के लिए खोला कि क्या वह अपने काउंटी में साझा सवारी कर सकता है। वह भाग्य में था, वास्तव में एक था, इसलिए उसने जल्दी से इसे बुक किया। लगभग 20 मिनट के बाद एक सफेद शेवरले उसके सामने रुक गया। उन्होंने लाइसेंस प्लेट को देखा और पुष्टि की कि यह वह सवारी थी जिसे उन्होंने अपने फोन के माध्यम से बुक किया था। जैसे ही खिड़की नीचे लुढ़क गई, ड्राइवर और जियो लो दोनों सुखद आश्चर्यचकित थे। शीतकालीन तरबूज। जियाओ लो। दोनों ने एक ही समय में एक दूसरे का नाम लिया। चालक शियाओ लो के समान उम्र का एक युवक था। उन्होंने एक चेकर शर्ट पहनी थी और छोटे साफ बाल रखे थे। उसके पास मोटी भौहें, एक लंबा चेहरा और एक अनूठी विशेषता थी, एक छोटी गर्दन। वह वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसके पास कोई नहीं था। इस वजह से सभी ने उन्हें विंटर मेलन उपनाम दिया। युवक का नाम शियाओ क्योडोंग था और वे दोनों लोग गांव के थे। एक साथ बड़े होने पर उन्हें बचपन का दोस्त माना जा सकता है। वे दोनों बहुत करीब थे जब से उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में भाग लिया, तब से लेकर निचले माध्यमिक विद्यालय तक। उन्हें विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकार किया गया था, लेकिन फिर भी निकट संपर्क में रखा गया था। लेकिन जियाओ लो ने विश्वविद्यालय में भाग लेने के बाद वे एक दूसरे से कम बार संपर्क करते थे। जियाओ क्योडोंग तब तक कार्यबल में प्रवेश कर चुका था और हर बार जब वे एक दूसरे के पास पहुंचते थे तो वह एक संक्षिप्त बातचीत के बाद यह कहते हुए कॉल समाप्त कर देता था कि वह काम में व्यस्त था या समय के लिए दबाव डाला गया था। जियाओ लो विश्वविद्यालय से स्नातक होने और कार्यबल में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रभावी रूप से एक दूसरे के साथ संपर्क खो दिया। उन्होंने इससे पहले कई बार जियाओ क्योडोंग को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फोन नंबर बदल दिया था और जियाओ लो को नया नहीं दिया था। फिर पिछले साल जब जियाओ लो नए साल का जश्न मनाने के लिए लौटे थे तो वे एक सभा में फिर से मिले। बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्होंने सभी की उपस्थिति में जियाओ लो का मजाक उड़ाया और जियाओ लो अभी भी उन शब्दों को स्पष्ट रूप से याद कर सकता था। तो तुम विश्वविद्यालय गए हो, इसमें बड़ी बात क्या है? दिन के अंत में आपको अभी भी स्नातक होने के बाद दूसरों के लिए काम करना होगा और शायद प्रति माह 4 से 5,000 डॉलर का एक निश्चित वेतन प्राप्त करें। यह आपको एक घर या एक कार भी नहीं दे सकता है। पहले कार्यबल में शामिल होना बेहतर है, नौकरी का अनुभव किसी भी डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण है। जियाओ क्योडोंग ने पहले ही खुद को एक कार खरीद ली थी और अभी स्नातक होने के बाद जियाओ लो उससे तुलना नहीं कर सकता था। वह भौतिक लाभ के संदर्भ में शिक्षा के वास्तविक मूल्य पर सवाल उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्वयं के सम्मान को बढ़ाने के लिए जियाओ लो को नीचा दिखा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शियाओ लो ने हमेशा सोचा था कि शियाओ क्योडोंग कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ वह गहरा संबंध बना सकता है, लेकिन पिछले साल की घटना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती फिर कभी पहले जैसी नहीं होगी। एक संक्षिप्त क्षण के लिए जियाओ क्योडोंग चौंक गया जब उसने जियाओ लो को फिर से देखा, लेकिन उसने तुरंत इसे एक गर्म मुस्कान के साथ छिपा दिया। तो आप सवारी करने वाले हैं? खैर, यह एक ऐसा संयोग है। क्या आप अभी किसी अन्य शहर से लौटे हैं? हाँ, जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए जवाब देते हुए कहा। उनके बीच का रिश्ता ठंडा हो गया था, लेकिन वह अभी भी इसे काफी दोस्ताना रखना चाहता था। उन्होंने यात्री की सीट पर एक नजर डाली जिस पर एक महिला ने कब्जा कर रखा था। वह बहुत ही सुंदर थी और अपनी बाहों में उसने 3 से 4 महीने के बच्चे को पकड़ रखा था। जियाओ क्योडोंग ने स्पष्ट तरीके से परिचय दिया। यह मेरी पत्नी ली होंगलियन है। डार्लिंग, यह मेरे बचपन का दोस्त है जियो लो। हम एक साथ बड़े हुए हैं और हम बहुत करीब हैं, उन्होंने कहा। हेलो। ली होंगलियन ने शियाओ लो का विनम्रता से अभिवादन किया। हेलो। जियाओ लो ने सिर हिलाया और उसे प्रश्नोत्तरी से देखा, क्योंकि ली होंगलियन का उच्चारण अद्वितीय था और वह कुछ हद तक आकर्षक लग रही थी। उनके एक्सप्रेशन को देखकर शियाओ क्योडोंग ने हंसते हुए कहा, मेरी पत्नी ताइवान से है, उनका लहजा ऐसा है, आपको थोड़ी देर बाद इसकी आदत हो जाएगी। हाँ। ओह, मैं देखता हूँ। बस वहाँ खड़े मत रहो, अंदर जाओ, जियाओ क्योडोंग ने कहा। ओह, आप अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीजें लाए हैं। ठीक है, बस उन सभी को ट्रंक में डाल दो। वह आगे झुका, ट्रंक को अनलॉक करने के लिए कुंडी तक पहुंच गया। जियाओ लो ने ट्रंक खोला और एक एक करके उपहारों को फेंकना शुरू कर दिया। क्या यह फिट हो सकता है? जियाओ क्योडोंग ने पूछा। यह ठीक होना चाहिए, मुझे बस यहाँ कुछ वस्तुओं को पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। जियाओ लो ने उन वस्तुओं को फिर से व्यवस्थित किया जो पहले से ही ट्रंक में थे, उन्हें एक तरफ रखा और अंत में सब कुछ फिट करने में कामयाब रहे। फिर उसने पीछे की सीट का दरवाजा खोला और कार में बैठ गया।
यह जांचने के अलावा कि क्या जियाओ लो ने अपनी चीजें उछाली थी, जियाओ क्यूडोंग पूरे समय अपनी कार में रहा, सीटी बजा रहा था और अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। पाठ टिप्पणी। एक पश्चिम की यात्रा 16वीं शताब्दी में प्रकाशित एक चीनी उपन्यास तांग वंश के बौद्ध भिक्षु वेन्सांग की पौराणिक तीर्थयात्रा पर आधारित था, जिन्होंने बौद्ध स्तोत्र प्राप्त करने के लिए पश्चिमी क्षेत्रों की यात्रा की और कई परीक्षणों और बहुत पीड़ा के बाद लौटे। अध्याय 277 लो गांव। जिस क्षण उन्होंने शेवरले क्रूज को देखा, जियाओ लो को तुरंत पता चल गया कि यह लगभग 1,30,000 की कीमत पर बेचा गया है। वह कारों के किसी भी निर्माण पर किसी भी प्रासंगिक जानकारी को कॉल करने में सक्षम था, क्योंकि उसने कार सूचना पैकेज को भुनाने के लिए 100 अंक खर्च किए थे। वह बाजार पर बेची गई किसी भी कार की कीमत, विनिर्देशों, गतिशील प्रदर्शन और सुरक्षा तकनीक के बारे में आवश्यक कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जियाओ क्यूडोंग की कार की स्थिति उत्कृष्ट थी, जिसमें कार फ्रेशन की भारी खुशबू केबिन की हवा को निगल रही थी। उन्होंने कार में दूध की एक गंध का भी पता लगाया और फिर महसूस किया कि बच्चे को अभी भी स्तनपान कराया जा रहा था। जैसे ही वे शहर के माध्यम से चले गए, जियाओ क्यूडोंग ने घंटों दूर बातचीत करना शुरू कर दिया। जियाओ लो, क्या आप अभी भी जियांगचेंग में हुआहाई कॉर्पोरेशन के लिए एक उत्पाद इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं? उन्होंने पूछा। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं अब वहाँ काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। फिर मुझे लगता है कि आप नौकरी होपिंग कर रहे हैं। शियाओ क्यूडोंग मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने रियरव्यू मिरर के माध्यम से जियाओ लो को देखा और पूछना जारी रखा, मैंने सुना है कि यदि आप हुआहाई कॉर्पोरेशन के साथ 2 से 3 साल तक काम करने के बाद अन्य कंपनियों में जाते हैं तो आपको दोगुना वेतन मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आपका मासिक वेतन शायद अब $10,000 से अधिक है। जियाओ लो को सवाल का जवाब देना आवश्यक नहीं लगा, इसलिए वह सिर्फ मुस्कुराया और विषय बदल दिया। अपनी पत्नी की बाहों में बच्चे को देखते हुए उसने पूछा, बच्चा तुम लड़का हो या लड़की? जियाओ क्यूडोंग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और गर्व से चमक रहा था। इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति, जाहिर है, हा हा हा। उसका नाम जियाओ जिले है और वह ताइवान में पैदा हुआ और पंजीकृत था। जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह वहाँ स्कूल जाएगा और अपने दादा दादी के साथ रहेगा। बधाई हो, आपकी पत्नी ने आपको एक लड़का दिया है। क्या आपने अभी तक दावत की मेजबानी की है? मेरा मतलब है, यह एक लड़के के लिए रिवाज है ना? जियाओ लो ने पूछा। उन्होंने कहा, हाँ, जैसे ही हम वापस आएंगे हम इसकी मेजबानी करेंगे। चूंकि आप आसपास होते हैं, सुनिश्चित करें कि आप मेरे बेटे को एक लाल पैकेट देना न भूले, जियाओ क्यूडोंग ने जवाब दिया। यह कहना एक आम बात थी, क्योंकि लाल भाग्य और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता था और निश्चित रूप से दावत की मेजबानी की लागत में मदद करेगा। निश्चिंत रहें, ऐसे शुभ अवसर के लिए मैं निश्चित रूप से जिले को एक लाल पैकेट दूंगा। हाँ, तो योग भी शुभ होना चाहिए, अन्यथा मैं आपको आसानी से छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, जियाओ क्यूडोंग ने मजाक में कहा, लेकिन एक स्वर में जो कहता है कि उनका मतलब यह था। जियाओ लो ने अपनी भौहों को झुकाया और चुप रहने का फैसला किया। ओह ठीक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ क्यूडोंग ने चारों ओर घूमा, फिर अचानक अपनी जेब से अपना आईफोन निकाला। उन्होंने इसे जियाओ लो को सौंप दिया और कहा, मैं ड्राइविंग करते समय अपने फोन का उपयोग नहीं कर सकता, तो क्या आप अपना नंबर मेरे संपर्कों में सहेज सकते हैं? आपको देखो, जब आपने अपना संपर्क नंबर बदला तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या आप मुझे अब भाई के रूप में नहीं देखते हैं? जियाओ लो थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि जहां तक उसे याद था, जियाओ क्यूडोंग ने बिना बताए अपना संपर्क नंबर बदल दिया। इसलिए उसे इस तरह से रखना थोड़ा अजीब लगा। लेकिन उन्होंने इसे नहीं लाया और इसके बजाय उन्होंने सिर्फ जियो क्यूडोंग के आईफोन को अनलॉक किया और अपने संपर्कों में अपना नाम और नंबर जोड़ा। इसके बाद उसने खुद को फोन करने के लिए आईफोन का इस्तेमाल किया और अपने फोन में जियो क्यूडोंग का कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लिया। हो गया। उन्होंने डिवाइस को जियाओ क्यूडोंग को वापस सौंप दिया। जियाओ क्यूडोंग ने अपना फोन वापस ले लिया और कहा, जियाओ लो, आपका फोन किस ब्रांड का है? यह वास्तव में एक बड़ा ब्रांड नहीं है, बस स्थानीय रूप से निर्मित है, जियाओ लो ने कहा। स्थानीय रूप से निर्मित फोन सभी कचरा है, वे कुछ समय के लिए उपयोग करने के बाद पिछड़ने लगते हैं और बैटरी का जीवनकाल कम होता है। मुझे जो पता है, लगभग आधे साल तक इसका उपयोग करने के बाद आपको इसे दिन में कम से कम 2 बार रिचार्ज करना होगा। जियाओ क्यूडोंग बहुत ब्रांड जागरूक था और सामान्य रूप से स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों के खिलाफ पूर्वाग्रह था। जब आपके पास पैसा हो तो आईफोन पर स्विच करने की कोशिश करें, उपयोगकर्ता इंटरफेस शानदार है और इसलिए प्रसंस्करण की गति है। हालांकि यह थोड़ा महंगा है, यह निवेश के लायक है, उन्होंने सलाह दी। जियाओ लो ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ हमारे स्थानीय सामानों का समर्थन करूंगा। जियाओ क्यूडोंग शब्दों के साथ अच्छे थे और जियाओ लो को समझाना जारी रखा। देशभक्त होना अच्छा है, लेकिन जब हैंडफोन जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं की बात आती है तो आपको अभी भी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जाना चाहिए। आखिरकार यह एक स्टेटस सिंबल भी है और आपको एक बेहतर छवि देगा। स्थानीय रूप से निर्मित फोन जनमत संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब जब आपका मासिक वेतन 10,000 से अधिक हो गया है तो आपको वास्तव में अधिक सभ्य फोन ले जाना चाहिए, उन्होंने कहा। जियाओ लो जवाब में केवल मुस्कुराया, कुछ भी नहीं कहा। जो को शहर से जिला शहर तक पहुंचने में उन्हें कार से लगभग 2 घंटे लगे और जिला शहर से लो गांव तक पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लगेगा, क्योंकि यह एक छोटी सड़क थी और बातचीत करने के लिए मुश्किल थी। वास्तव में लो गांव में पहुंचने से पहले रास्ता एक कच्ची गंदगी के निशान से ज्यादा कुछ नहीं होगा। सौभाग्य से उनके लिए यह बारिश थी, इसलिए कार ने बहुत अधिक धूल नहीं उठाई। जियाओ क्यूडोंग की पत्नी ली होंगलियन ने पूरी यात्रा के दौरान कुछ भी नहीं कहा। सटीक होने के लिए उसने जियाओ लो को कुछ भी नहीं कहा, हालांकि वह पूरे रास्ते जियाओ क्यूडोंग के साथ खुशी से बात कर रही थी। कार में पीछे बैठे जियाओ लो ने पहले उसकी अपमानजनक दृष्टि को देखा, खासकर जब उसने जियाओ क्यूडोंग के सवालों का जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास एक कार या घर है या क्या उनकी कोई प्रेमिका भी है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वह उनमें से किसी के लिए नहीं थे। लेकिन जियो लो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ली होंगलियन उसके लिए एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं था और ऐसा लगता था कि जियाओ क्यूडोंग भी तेजी से एक हो रहा था। उन्होंने उस सुखद समय को याद किया जब वे युवा थे और अक्सर एक साथ खेलते थे, लेकिन अब वह उन भावनाओं के साथ फिर से जुड़ नहीं सकते थे। गलती उसकी अपनी हो सकती है या यह बहुत अच्छी तरह से जियाओ क्यूडोंग की हो सकती है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना सच्चाई यह थी कि उनका रिश्ता दूर हो गया था। वे अब केवल यह दिखा रहे थे कि वे एक करीबी रिश्ता साझा करते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रात में लगभग 9 बजे वे आखिरकार अपने गृहनगर लो गांव पहुंचे।
जियाओ क्योडोंग का बेटा अचानक रोने लगा और रुक नहीं पाया। ली होंगलिन ने उसे बहुत सफलता के बिना शांत करने की कोशिश की और दोनों माता पिता तनाव में दिखाई दिए। जियाओ लो, क्या आप सीधे घर वापस जा रहे हैं या पहले अपने पिता के खेत में? जियाओ क्योडोंग ने पूछा। जियाओ लो ने एक पल के लिए सोचा और कहा, पहले मेरे पिताजी के खेत में, कृपया। उनके माता पिता दूसरे शहर में काम करते थे और 7 साल पहले अपनी पिछली नौकरियों से लौटने के बाद उन्होंने परित्यक्त भूमि के एक टुकड़े को अनुबंधित किया और एक खेत स्थापित किया। वे पशुधन और मुर्गी पालन के प्रजनन के व्यवसाय में थे, जिसमें फसलों को आय के पूरक स्रोतों के रूप में लगाया गया था। उनके माता पिता 7 साल से खेत का प्रबंधन कर रहे थे और यह एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित था, निकटतम घर से मोटरसाइकिल से लगभग 10 मिनट की दूरी पर। जियाओ लो, खेत रास्ते से बाहर है, हालांकि। जियाओ क्योडोंग के चेहरे पर एक परेशान भाव दिखाई दिया। आप देखते हैं, मेरा बेटा इतनी जोर से रो रहा है, वह बीमार महसूस कर रहा होगा, इसलिए मुझे वापस जाने और किसी को उसे देखने की जरूरत है। यह ठीक है अगर आप अपने दादा दादी के घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन आप इसके बजाय पहले खेत में जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा। फिर कहा, इसके अलावा आपके पिताजी के खेत की सड़क की स्थिति भयानक है और मेरी कार एक एसयूवी नहीं है, चेसिस ऊबड़-खाबड़ सड़क को संभाल नहीं सकता है और शरीर बुरी तरह से खरोंच जाएगा। तो ठीक है, मैं यहाँ से उतरूंगा और मुझे लेने के लिए अपने पिता को फोन करूंगा, जियाओ लो ने कहा। वह पहले से ही जानता था कि जियाओ क्योडोंग का क्या मतलब है, इसलिए उसने पीछा करना बंद कर दिया। जियाओ क्योडोंग ने समझाया और माफी मांगने के लिए जल्दी था। जियाओ लो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ड्राइव नहीं करना चाहता, यह सिर्फ मेरा बेटा है। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा। जियाओ लो ने आराम के कुछ शब्द पेश किए, फिर कार का दरवाजा खोला और कार से उतर गया। अभी भी बारिश हो रही थी। ठीक है, धन्यवाद। ओह, और ट्रंक में अपना सामान मत भूलना, जियाओ क्योडोंग ने कहा, क्योंकि वह लीवर को फिर से ट्रंक खोलने के लिए पहुंच गया। जियाओ लो ने जवाब नहीं दिया। वह कार के पीछे चला गया और ट्रंक से अपनी चीजें पुनः प्राप्त की और फिर उसने पीछे एक पैकेट छोड़ दिया। उसने ट्रंक बंद किया और ड्राइवर की सीट पर चला गया और खिड़की पर दस्तक दी। कार की खिड़की थोड़ी खुल गई और जियाओ लो ने कहा, विंटरमेलन, मैंने आपको एक पैकेट छोड़ा, इसे मुझे वापस भेजने के लिए प्रशंसा का टोकन माने। शियाओ क्योडोंग ने अपनी खिड़की को एक छोटी सी दरार से नीचे गिरा दिया था, इस चिंता में कि बारिश उनकी कार के इंटीरियर को बर्बाद कर सकती है। उसके चेहरे पर एक आश्चर्यचकित दृष्टि चमक उठी, फिर वह मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद भाई, मैं आपको चारों ओर देखूंगा। फिर उसने जल्दी से खिड़की को घुमाया और चला गया। लाल पूंछ की रोशनी धीरे धीरे जियाओ लो की दृष्टि से गायब हो गई। गाड़ी के जाने के बाद पूरा इलाका अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन जियाओ लो कम रोशनी की स्थिति के अनुकूल हो सकता था। उसकी इंद्रियों को ये जिंजिंग और भाड़े के सैनिकों के राजा के संविधान द्वारा बढ़ाया गया था। जैसे जैसे उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो गई, वह अपने आसपास के परिदृश्य को देख सकता था। उन्होंने दिन के दौरान धूप का चश्मा पहनते समय स्पष्ट रूप से देखा। बूंदाबांदी जारी रही और जमीन कीचड़ में बदल गई थी। घाटी में घना कोहरा बन रहा था। घर वापस आकर बहुत अच्छा लगा। पहाड़ियों का परिचित दृश्य, देश की गंध और सबसे महत्वपूर्ण बात, विशाल खेत। शियाओ लो ने ताजी हवा में गहरी सांस ली। वह कहीं के बीच में नहीं था और जगह अंधेरा और गीला था। उनके विचार अचानक जियाओ क्योडोंग में वापस चले गए। उसने उसे वहां छोड़ने के लिए आदमी को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि वह मदद करने के लिए बाध्य नहीं था। जियाओ क्योडोंग ने उसे शहर से लो गांव तक वापस ले जाया था, यहाँ तक कि उसे कुछ भी चार्ज किए बिना। इसके अलावा जियाओ लो की आंखों में, जबकि जियाओ क्योडोंग एक बार अपने स्कूली दिनों में एक दोस्त थे, वे अब मूल रूप से अजनबी थे, इसलिए वह एक अजनबी से और क्या मांग सकता था। अध्याय 278, पिता और माता। पहाड़ी इलाके में स्थित लो गांव में दिन और रात के बीच तापमान में भारी बदलाव आया। यह विशेष रूप से तब होता था जब बूंदाबांदी होती थी, जहां तापमान में काफी गिरावट आती थी, जिससे तत्वों के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति कड़ाके की ठंड से कांप जाता था। अपने शरीर की रक्षा करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति के साथ जियाओ लो ठंड से प्रभावित नहीं था। अंधेरे में अकेले इंतजार करते हुए उसने अपने पिता को फोन किया और उसे लेने के लिए स्थान बताया। अपने पिता से बात करने के बाद झांग दशान ने उन्हें फोन किया, वह भी घर पहुंचे थे। जियाओ लो उससे सुनकर खुश था और पहली बात जो उसने कही थी, तो क्या आपके माता पिता को आप पर गर्व था जब उन्होंने आपको रेंज रोवर ड्राइव करते हुए देखा था? हाँ, चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। गांव की सड़कें बस भयानक है। मैंने घर जाने से पहले अपनी कार को अच्छी तरह से धोया, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो यह कीचड़ से ढकी हुई थी। मुझे अपनी कार के लिए बहुत खेद है, झांग दशान ने शिकायत की। शियाओ लो अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उनका मजाक उड़ाते रहे। फिर इसे किसी और दिन धो ले, आखिरकार घर पर पानी की कीमत कुछ भी नहीं है, आप जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हैं, उन्होंने कहा। बेशक, आपको क्या लगता है कि मैं क्या करूंगा? ओह ठीक है, क्या आप घर पहुंच गए हैं? एक तरह का। यह या तो हाँ या नहीं है, आप इससे क्या मतलब रखते हैं? झांग दाशान ने चुटकी ली। जियाओ लो ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा मतलब है कि मैं अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन मैं गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गया हूँ और अब मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँ। हाँ, नरक क्या है? यहाँ भारी बारिश हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद आपके घर पर भी बारिश हो रही है। मुझे यकीन है कि आप छाता नहीं लाए थे, क्या आप बारिश में खड़े हैं? मैं देखता हूँ कि आप काफी समझदार हैं। अपने एस को समझें, क्या आप इस तरह के नायक बनने की कोशिश करना बंद कर सकते हैं? आप बारिश में वहाँ क्या कर रहे हैं? झांग दशान ने उसे फटकार लगाई और कहा, क्या आप उन गूंगा किशोरों में से एक की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं जो एक गैरअनुरूपवादी बनना चाहते हैं? कृपया, आप इसके लिए बहुत बूढ़े हैं। जियाओ लो थोड़ा उत्तेजित महसूस कर रहा था और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं चाहता हूँ? ड्राइवर ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, इसलिए अब मैं अपने पिता का इंतजार कर सकती हूँ ताकि मुझे अपनी त्रिशा में ला सकूं। झांग दशान को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना और कहा, डीएमएन, कौन सा गूंगा ड्राइवर आपको इस तरह वहाँ छोड़ गया? अपने गुस्से के साथ, मुझे उम्मीद थी कि आप फिट होंगे और उसे अच्छी तरह से पीटेंगे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई बात नहीं, मैं एक अच्छे मूड में था। जियाओ लो ने एक पुराने 2 स्ट्रोक इंजन की विशिष्ट गड़गड़ाहट सुनी और जैसे ही यह कोने में मुड़ा, प्रकाश की एक तीव्र किरण उसकी दिशा में चमक उठी। मुझे लगता है कि मेरे पिता यहाँ हैं। मैं पहले जागूंगा, अगली बार आपसे बात करूंगा। ठीक है, अंकल, जियाओ को हाय कहने में मेरी मदद करना याद रखें, ठीक है?
इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ। एक पुराना मोटर चालित रिक्शा गंदगी के निशान के माध्यम से घूमता है और जियाओ लो के सामने रुक जाता है। स्टील की एक शीट को चौकियों पर वेल्डेड किया गया था और इसकी छत के रूप में कार्य किया गया था। इसने अपने रहने वालों को तत्वों से कुछ सुरक्षा प्रदान की, इसलिए इसे मौसम की परवाह किए बिना चलाया जा सकता है। मोटर चालित रिक्शा की बीम ने चालक पर कुछ प्रकाश डाला। वह एक आदमी था जो लगभग 50 साल का दिखता था। जियाओ लो देख सकता था कि आदमी के चेहरे पर झुर्रियां थी और उसके उखड़े हुए बाल सभी सफेद थे। उन्होंने एक काले चमड़े की जैकेट पहनी थी जो बहुत लंबे समय से उनके साथ थी और उनके हाथों की त्वचा कठिन मैनुअल काम करने से अविश्वसनीय रूप से मोटी लग रही थी। पिताजी, जियाओ लो ने चिल्लाकर उस आदमी का अभिवादन किया। उसे अपने पिता को इतनी बूढ़ी दिख रही थी देखकर दुख हुआ। जियाओ झिवान ने उसे देखा और कहा, क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि आप उस साथी विंटर मिलन से मिले थे जब आप शहर में आए थे? आपने अपनी कार में सवारी की है ना? क्यों, क्या वह आपको बारिश में यहाँ छोड़ गया? उसके पास कुछ जरूरी था, इसलिए वह पहले चला गया, जियाओ लो ने समझाया। जरूरी? क्या बकवास है, चाहे वह कितना भी जरूरी क्यों न हो, क्या वह कम से कम आपको खेत में नहीं छोड़ सकता था? यह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जियाओ झिवान बहुत दुखी था अपने बेटे को बारिश में अकेले इंतजार करते हुए देखकर। मुझे लगता है कि वह छोटा साथी अभिमानी हो गया है और वह आपको हे दृष्टि से देख रहा है, बावजूद इसके कि आप दोनों करीबी दोस्त के रूप में एक साथ बड़े हुए हैं। जैसे ही वह बात कर रहा था, वह जियाओ लो के सामान को त्रिशा में लोड कर रहा था। जियाओ लो मदद के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। उन्होंने जल्द ही उन चीजों को लोड किया जो जियाओ लो ने त्रिशा के छोटे से भंडारण स्थान में खरीदी थी। फिर जियाओ लो ने अपने पिता के साथ एकलसी पर छलांग लगाई और निचोड़ा और वे खेत की ओर बढ़ते हुए मुड़ गए। खेत की सड़क वास्तव में खराब स्थिति में थी और हर जगह बड़े गड्ढे थे। यह निश्चित रूप से कम चेसिस वाली छोटी कार पर भारी पड़ेगा, लेकिन एक एसयूवी अभी भी बिना किसी प्रयास के निशान पर बातचीत कर सकती है। किसी तरह से मोटर चालित रिक्शा काम चला रहा था, लेकिन इसके घिसेपिटे शॉक एब्जॉर्बर के साथ यह पूरे रास्ते में एक डरावनी और उबड़-खाबड़ सवारी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिताजी, आपने पिछली बार आपके पास स्थानांतरित किए गए $1 मिलियन क्यों नहीं खर्च किए? जियाओ लो ने पूछा। जियाओ झिवान कुछ प्रयास के साथ मोटर चालित रिक्शा को पैंतरेबाजी कर रहा था और कहा, यह तुम्हारा पैसा है बेटा, मैंने इसे तुम्हारे लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया है। लेकिन मैंने इसे आपके पास स्थानांतरित कर दिया ताकि आप ऋण का भुगतान कर सके और खेत के लिए कुछ उन्नयन कर सके। शुरुआत के लिए आप इस सड़क को पूरी तरह से सीमेंट से पक्का कर सकते हैं। वाहनों के लिए खेत में प्रवेश करना और बाहर निकलना अधिक सुविधाजनक होगा। शियाओ लो ने उम्मीद नहीं की थी कि उनके पिता 1% पैसे को भी नहीं छोड़ेंगे और इस तरह के मितव्ययी जीवन का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत समय पहले ही अपने माता पिता से उल्लेख किया था कि वह अब एक कंपनी का मालिक है। वह काफी अच्छा कर रहा था और उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। खेत एक कैरियर है जिसे मैं अपने जीवन के दूसरे छमाही के लिए विकसित करना चाहता हूँ। निर्माण, निवेश और उत्पादन की लागत मेरी जिम्मेदारियां हैं। मैं आपको अपनी जिम्मेदारियों के साथ कैसे बोझ डाल सकता हूँ? शियाओ झिवान ने कहा। पिताजी, पैसा आपके और माँ के लिए है, मेरी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों के पास इतना कठिन जीवन हो, जियाओ लो ने कहा, क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। मुझे अभी भी याद है कि आपने मुझे अपने आदर्श सेवानिवृत्ति जीवन के बारे में बताया था। यह पार्क में आराम से टहलना और अन्य लोगों के साथ शतरंज खेलना था। मैं अब आपके सभी सपनों को साकार करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। शियाओ झिवान ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और कहा, ये कुछ और साल इंतजार कर सकते हैं। तुम्हारी माँ और मैं अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, इतनी जल्दी रिटायर होने के लिए हमें हंसी आएगी। वह एक पल के लिए रुक गया और जारी रखा, मैं सिर्फ अपनी गरिमा के लिए इन प्रयासों को करना चाहता हूँ। मुझे उन लोगों को यह साबित करना होगा जिन्होंने इस नए करियर को चुनने के लिए मेरी आलोचना की थी। जियाओ लो जानता था कि उसके पिता का क्या मतलब था। उन्हें याद आया कि जब उनके पिता पहली बार गांव वापस आए थे तो उन्होंने उल्लेख किया था कि वह खेत शुरू करने का इरादा रखते हैं। उनके परिवार और दोस्तों और यहाँ तक कि साथी ग्रामीणों को भी इस तरह के उद्यम के बारे में निराशावादी थे और महसूस किया कि इस उद्योग का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने उसकी पीठ पीछे बात करना शुरू कर दिया और उसके पिता को बहुत उपहास का शिकार होना पड़ा। इसलिए जियाओ लो खेत को विकसित करने और उन सभी के लिए इसे देखने के लिए एक सफलता बनाने के अपने आग्रह की सराहना कर सकते हैं। यह अपनी खुद की वापसी पाने का उनका तरीका था। तुम्हारी माँ कमजोर रहती थी और हमेशा खराब स्वास्थ्य में रहती थी, हर बार चक्कर और थका हुआ महसूस करती थी। जब से उन्होंने खेत पर काम करना शुरू किया है, उनके स्वास्थ्य में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है। न केवल उसकी भूख में सुधार हुआ है, बल्कि उसकी दीर्घकालिक रीढ़ की हड्डी की समस्या ने भी उसे परेशान करना बंद कर दिया है। जियाओ झिवान ने कहा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान बन रही है। यह वैसा ही है जैसे पुराने लोग कहते हैं, मनुष्य काम करने के लिए पैदा होते हैं। यदि कोई बिना कुछ किए पूरे दिन घूमता है तो वह आसानी से बीमार हो जाता है और लंबा जीवन जीने में सक्षम नहीं होगा। जियाओ झिवान संतुष्ट लग रहा था और वह कभी भी चुनौती से दूर नहीं था, वह आशावादी था। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। पिताजी, आपके पास हमेशा अपने कारण होते हैं। वह अपने पिता को खेत छोड़ने और शांति से सेवानिवृत्त होने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन वह अपने पिता के चरित्र से अच्छी तरह से वाकिफ था और बूढ़े आदमी को राजी करना आसान काम नहीं होगा। खेत दो पहाड़ों के बीच स्थित था जो एक साथ करीब खड़े थे, लेकिन बीच में घाटी अपेक्षाकृत सपाट और चौड़ी थी। खेतों का किनारा धीरे धीरे ऊंचाई में ऊंचा हो गया क्योंकि यह पहाड़ों के पैर के करीब पहुंच गया। भूमि का भूखंड पहले छोड़ दिया गया था और हर जगह खरपतवार और झाड़ियों के साथ उगाया गया था। खेत स्थापित करने और इसे ठीक से संचालित करने के लिए उनके माता पिता ने अपनी सारी बचत इसमें निवेश की थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी दो चाची से पैसे उधार लिए और बैंक से $2 लाख के ऋण के लिए खेत को गिरवी रख दिया। उनके पिता को बहुत उद्यमी अनुभव था और व्यवसाय चलाने की चुनौतियों को समझते थे। खेत में स्थित पहाड़ की तलहटी में एक 2 मंजिला इमारत बनाई गई थी। जैसे ही मोटर चालित रिक्शा ने खेत में अपना रास्ता बनाया, कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पिता के वाहन की आवाज को पहचाना, वे तुरंत रुक गए। कुत्ते दौड़ते हुए अपने मालिक का अभिवादन करते हुए अपने कान चपटे और पूंछ झुकाए हुए भाग गए। उनके पास खेत में 3 कुत्ते थे और हालांकि उन्होंने पूरे 1 साल तक जियाओ लो को नहीं देखा था, लेकिन वे निश्चित रूप से उसे याद करते थे क्योंकि वे उसके पास आए थे और उत्साह से चिल्ला रहे थे, बेटा, तुम वापस आ गए हो।
एक साधारण कपड़े पहने हुए महिला अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए दौड़ती हुई बाहर आई। नहीं एक एन माँ। जियाओ लो त्रिशौ से कूद गया और उसकी ओर चला गया। अध्याय 279 होम। लगभग एक साल से जियाओ लो को नहीं देखने के बाद हुआ हेंग अपने बेटे को सिर से पैर तक प्यार से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। हमेशा की तरह वह हमेशा उसकी भलाई के बारे में चिंतित थी और उसने कहा, बेटा तुम पतले हो गए हो। आपने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? जल्दी करो, अंदर आओ और कुछ गर्म भोजन करो, मैंने इसे आपके लिए बचाया है। जियाओ लो अपनी माँ को देखते हुए मुस्कुराया। केवल एक साल पहले की तुलना में वह बहुत बड़ी हो गई थी, उसके चेहरे पर अधिक झाइयाँ थी। यह वही महिला थी जिसने उसे पाला था और उसे अभी भी एक बच्चे के रूप में उसकी छाप याद थी। वह हमेशा सोचता था कि वह एक फूल की तरह सुंदर थी। अब भी उन्हें लगता था कि उनकी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? हुआ हेंग ने जियाओ लो के कपड़ों को छुआ, फिर जियाओ जुआन को एक चकाचौंध में गोली मार दी, जवाब की उम्मीद की। जियाओ जुआन अभी भी इसके बारे में बहुत नाराज था और कहा, यह सब जियाओ क्योड़ों के कारण है। उस छोटे से झटके ने हमारे बेटे को सड़क पर अकेला छोड़ दिया और चला गया। हमारे खेत के जंक्शन पर कोई आश्रय नहीं है, इसलिए लिटिल लो को बारिश में वहां खड़े होकर मेरा इंतजार करना पड़ा। क्या? यह सुनकर कि उसके पति ने अभी क्या कहा था, हुआ हेंग गुस्से में थी। यह बहुत ज्यादा है। उस छोटे शीतकालीन तरबूज के साथ क्या गलत है? मेरे बेटे को बारिश में वहां छोड़ दिया। जब मैं अगली बार उसे देखूंगा तो मैं निश्चित रूप से उसे डांटूंगा। माँ बस बात छोड़ दो। उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और वह बहुत रो रहा था। वैसे भी हमारे खेत की सड़क खराब स्थिति में है। अगर वह वास्तव में मुझे यहाँ ले गया था और इस प्रक्रिया में उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी तो मुझे इसके बारे में बुरा लगेगा। जियाओ लो नहीं चाहता था कि उसके परिवार को इतनी छोटी सी बात पर परेशान किया जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप बहुत दयालु हैं, अभी भी उस छोटे शीतकालीन तरबूज का बचाव कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। गर्म स्नान करे और खाने से पहले सूखे कपड़े बदले, उसने कहा। हुआ हेंग हमेशा जियाओ लो के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने पहले से ही एक साफ तौलिया तैयार किया था। जियाओ लो को स्नान करने के लिए गर्म पानी से एक बाल्टी भर दी थी। ठीक है। जियाओ लो ने अपने दिल में एक गर्मी महसूस की, परिवार के साथ रहना हमेशा सबसे अच्छा था। गांव को पहाड़ों से इसकी आपूर्ति मिली, जो प्राकृतिक वसंत पानी प्रदान करता था और यह पीने योग्य भी था। पाइपों को धारा से जोड़ने से घरों को निरंतर बहते पानी तक पहुंचती। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वह शॉवर से बाहर निकला तो हुआ हेंग ने पहले से ही एक शानदार भोजन तैयार किया था और व्यंजन लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर रखे गए थे। मेज को विभिन्न प्रकार के लाल मांस, चिकन, बतख, मछली और सब्जी व्यंजनों के साथ फैलाया गया था, जो विशेष रूप से जियाओ लो के लिए तैयार किए गए थे। जियाओ लो ने कुछ ही समय में 3 कटोरे चावल निगल लिए। उसके लिए उसकी माँ खाना बनाना सबसे अच्छा था और उसने वास्तव में अपने दिल से उसके स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। जियाओ जुआन, जो उसके बगल में बैठा था, हमेशा की तरह कठोर दिख रहा था, ने एक सिगरेट जलाई और कहा, सिर्फ मांस मत खाओ, अधिक सब्जियां खाओ, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पति, हमारे बेटे को जो भी पसंद है उसे खाने दो, तुम इतना क्यों खा रहे हो? हुआ हेंग ने जियाओ जुआन को डांटा, फिर जियाओ लो पर खुशी से मुस्कुराया और कहा, बेटा अपने पिता की परवाह मत करो, अधिक मांस खाओ, ये सभी हमारे अपने पशुधन से है। मांस की गुणवत्ता उससे बहुत बेहतर है, जो आप बाहर प्राप्त कर सकते हैं। जियाओ लो ने सिर हिलाया और बड़े घूंट में व्यंजन और चावल खाना जारी रखा। जियाओ जुआन ने भौहें उठाई और बुद्धिमानी से हुआ हेंग से एक और ब्रॉडसाइड से बचने के लिए विषय को बदलने का फैसला किया। लिटिल लो, आपने कहा कि आप अब जियांगचेंग में एक कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने पूछा। हाँ, कंपनी उत्पाद विकास, उत्पादन और बेकरी उत्पादों जैसे रोटी, केक, मून केक और चीनी डेसर्ट की बिक्री में माहिर है। जियाओ लो ने अपने पिता को देखा और जवाब दिया, मेरा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए जियान, मैंने आपको बताया था कि हमारा बेटा निश्चित रूप से जीवन में सफल होगा। जियो लो ने अपनी कंपनी के बारे में जो कहा उसे सुनकर हुआ हेकिंग मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। हालांकि जियाओ जुआन जियाओ लो पर खुश और बहुत गर्व था, लेकिन इसे दिखाना उसका स्वभाव नहीं था। उन्होंने अभी भी एक कठोर चेहरा रखा और जियाओ लो से ईमानदारी से बात की। उन्होंने कहा, बहुत अधिक आत्मविश्वासी मत बनो, एक कंपनी शुरू करना आसान है, लेकिन इसे बनाए रखना मुश्किल है। आपको शायद इतनी तेजी से किसी कंपनी का मालिक बनने के लिए एक दाता से मदद मिली है, इसलिए अपने दाता के बारे में कभी मत भूलना। मम्मा। जियाओ लो मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर अपना सिर फिर से नीचे किया और खाना जारी रखा। ओ हाँ, रुई वहाँ कैसे कर रहा है? जियाओ जुआन ने अचानक पूछा। हुआ हेंग उठकर बैठ गया। उसका अपनी बेटी के साथ कई सालों से तनावपूर्ण संबंध था। उस समय जियाओ रुई विद्रोही था और हमेशा अपनी माँ के साथ जोर से बहस करता था। अब जब रुई की शादी हो चुकी थी तो उनका रिश्ता बदल गया था और समय के साथ बहुत बेहतर हो रहा था। आखिरकार वह अपनी बेटी थी और चाहे जो भी गलत हो गया हो, हुआ हेंग कभी भी उसकी देखभाल करना बंद नहीं करेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टांग रेन के साथ उनके संबंध काफी अच्छे हैं, वह अस्पताल में कड़ी मेहनत कर रही है। वह बहुत अधिक परिपक्व और समझदार हो गई है। इन दिनों वह पिछली बार की तरह जल्दबाजी और जानबूझकर काम नहीं करती है। जियाओ जुआन ने राहत के साथ हस्ताक्षर किए और उन्हें सांत्वना दी गई। जानकर अच्छा लगा। हुआ हेंग मुस्कुराई, बहुत संतुष्ट दिख रही थी और कहा, जब तक वह एक अच्छा जीवन जी रही है, माता पिता के रूप में हम शांति से आराम कर सकते हैं। माँ, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर किसी को बड़े होने और बदलने की जरूरत है और रुई अब बड़ा हो गया है। मैं घर आने से पहले उसे मिला, उसने आपके पिताजी, दादाजी और दादी के लिए कपड़े और जूते खरीदे और मुझे उन्हें वापस लाने के लिए कहा। जियाओ लो ने लिविंग रूम में ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा। हुआ हेंग को इतना छुआ गया कि उसने आंसू बहाए, फिर वह चली गई और उपहारों पर एक सरसरी नजर डाली। बहुत सारी चीजें हैं, यह शायद उसे बहुत खर्च करता है। मुझे उस लड़की को याद दिलाना होगा कि फिर से इतना पैसा खर्च न करे। वह पहले से ही शादीशुदा है और उसे बचत शुरू करनी चाहिए, वह इतना खर्च कैसे कर सकती है? जैसा कि उसने कहा, उसने अपना फोन निकाला और जियाओ रुई को फोन किया, फिर माँ और बेटी चैट करना शुरू कर दिया। एक संतोषजनक भोजन के बाद जियाओ जुआन ने जियाओ लो को अपने मोटर त्रिशौ के साथ घर भेज दिया। हालांकि लो गांव एक ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यहाँ हर परिवार के पास एक नया घर था।
पिछले 20 या इतने सालों से लोग गांव के लोग काम ढूंढने और पैसा कमाने के लिए दक्षिण की ओर गए थे। इन वर्षों में उन्होंने अपने द्वारा कमाए गए पैसे को बचाया और नए घर बनाए। कोई भी परिवार जिसने अभी तक एक का निर्माण नहीं किया था, उसे दूसरों द्वारा उपहास किया जाएगा और गर्व से अपना सिर नहीं उठा सकता था। जियाओ लो अपने माता पिता की उपलब्धियों से आश्चर्यचकित था। 10 साल पहले एक महीने में कई हजार डॉलर की मासिक आय के साथ वे परिवार के लिए 4 मंजिला घर बनाने में कामयाब रहे थे। पहली मंजिल सादे और बिना सजी हुई थी, लेकिन दूसरी मंजिल अच्छी तरह से सुसज्जित थी और उसके वृद्ध दादा दादी उस घर में रहते थे। जब वह आया तब तक लगभग 11 बज चुके थे और लोग गांव दूर से कभी कभी छाल को छोड़कर खामोश था। शहर की हलचल के विपरीत यहाँ रातें शांत थी और इसकी आदत डालने में कुछ समय लगता था। उनके दादा दादी आमतौर पर रात लगभग 9 बजे बिस्तर पर चले जाते थे, लेकिन जैसा कि उन्हें पता था कि वह आज घर आ रहा है, उन्होंने पहली मंजिल पर टेलीविजन देखा जबकि उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। त्रिशव की आवाज सुनकर उसके दादा दादी ने तुरंत लिविंग रूम की लाइट जलाई और दरवाजा खोला। दादाजी, दादी, छोटा लो, तुम वापस आ गए हो। यह उसकी दादी थी जो बोलती थी। उसके बाल स्वाभाविक रूप से घुंघराले थे और उसकी दयालु आंखों में मुस्कान थी। उसने अपने खुरदरे हाथों से जियाओ लो के हाथ को कसकर पकड़ लिया। बाहर बारिश हो रही है, अंदर आओ, जल्दी करो। पहली बात जियाओ लो ने देखी जब उसने उन्हें देखा कि वे बड़े हो गए थे। समय ने उनके झुर्रीदार चेहरों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी और उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। उनकी दादी ने जियाओ लो और जियाओ जीवान के लिए 2 कप गर्म चाय डाली। वह जियाओ लो को बहुत याद करती थी और उसके लिए बहुत सारे सवाल थे। वह जानना चाहती थी कि वह कैसा रह रहा था, वह अब पतला क्यों था और क्या वह शहर में उचित भोजन कर रहा था। उसने अपने काम के बारे में भी पूछा और वह कैसे सामना कर रहा था। दादाजी स्वभाव से मौन थे, यह उनके व्यक्तित्व का सिर्फ एक हिस्सा था, शब्दों के साथ अच्छा नहीं था। जियाओ जीवान को शायद उससे विशेषता विरासत में मिली थी और इसी तरह जियाओ लो ने बदले में इसे जियाओ जीवान से विरासत में मिला। अध्याय 280 पड़ोसी। थोड़ी देर के लिए चैट करने के लिए रहने के बाद जियाओ जीवान ने सभी को एक अच्छी रात दी और खेत के लिए रवाना हो गए। उनके पास घर पर बहुत सारी स्थानीय विशेषताएं थी और जियाओ लो के दादा दादी ने अपने पसंदीदा का चयन तैयार किया था और उन्हें जियाओ लो के कमरे में रखा था। चिप्स, मूंगफली और तले हुए रोल थे। कमरे को साफ करने के बाद जियाओ लो ने खुद को गर्म चाय का एक कप बनाया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा था, अभी भी बारिश हो रही थी और सब कुछ उल्लेखनीय रूप से शांत लग रहा था। जियाओ लो ने यहाँ स्पष्ट अंतर महसूस किया, जैसे कि यह शहर की तुलना में एक और जीवन था। खिड़की के पास खड़े होकर जियांगचेंग में उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था वह एक सपने की तरह था। चुयू की रक्षा करना, लो की कार्यशाला का मालिक बनना, ड्रैगन गैंग को नष्ट करना, सब कुछ उस पल में असली लग रहा था, जैसे कि वह 2 अलग अलग जीवन जी रहा था। एक हत्याओं, वाणिज्यिक पैंतरेबाजी और विश्वासघाती अंडरवर्ल्ड से भरी दुनिया थी, एक रोमांचक और नाटकीय टीवी श्रृंखला की तरह, और दूसरा उसे गांव में सामान्य जीवन में वापस ले आया। डिंग डिंग डिंग, एक हैंडफोन रिंगटोन ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया। जियाओ लो ने मेज पर काला हैंडफोन उठाया। कॉलर आईडी ने तारांकन की एक स्ट्रिंग दिखाई और उसे तुरंत पता चल गया कि यह एनएसए के गुझांगुओं का कॉल था। उनका हैंडफोन एनएसए जारी किया गया था और विशेष रूप से 8848 इंच कोड के साथ अनुकूलित किया गया था। उनके सभी फोन कॉल एक समर्पित एन्क्रिप्टेड लाइन के माध्यम से प्रसारित किए गए थे, गोपनीयता सुनिश्चित करते थे और फोन टैपिंग और ट्रैकिंग को रोकते थे। उनके एनएसए फोन को केवल फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट डिटेक्शन प्रोटोकॉल के साथ अनलॉक किया जा सकता था, जिसके बिना कोई भी विशेष कार्य या यहां तक कि बुनियादी कार्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता था। जियाओ लो को छोड़कर फोन किसी के लिए भी बेकार होगा। गुझांगुओं की आधिकारिक आवाज लाइन पर बोली, मी, आपका संपर्क टूट गया है और परसों आपसे मिलेंगे। कोडनेम नाइट स्पैरो। जियाओ लो ने सिर हिलाया। रोजर वह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक और बात है जो आपको जानने की जरूरत है। ब्लैकवाटर कंपनी में हमारे जासूस ने एक संदेश भेजा है। खुनसा के पास आपकी बुनियादी जानकारी तक पहुंच है और रेड स्कॉर्पियन मर्केनरीज नरसंहार में आपके हिस्से के बारे में जानता है। वह गुस्से में है और उसने देश में घुसपैठ करने के लिए अपने कोबरा मर्केनरीज की एक टीम को रवाना कर दिया है। उनका काम आपको हर कीमत पर बेअसर करना है, गुझांगुओं ने कहा। कोबरा मर्केनरी? जियाओ लो ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक भयंकर अभिव्यक्ति उसके ऊपर बह गई। उन्होंने कहा, उन्हें आने दीजिए, मैं इंतजार करूंगा। वह जो भी नंबर भेजेगा सभी मारे जाएंगे। उनके लापरवाह रवैये ने गुझांगुओं को चिंतित किया और उन्होंने कहा, जहां तक हम जानते हैं कोबरा मर्केनरीज स्ट्राइक टीम में 8 पुरुष हैं। उन सभी को एनएसए ग्रेडिंग सिस्टम में ग्रेड बी ऑपरेटरों का दर्जा दिया गया है और वे सैन्य रणनीति में अत्यधिक अनुभवी हैं। उन्हें हल्के में न लें, वे लाल बिच्छू भाड़े के सैनिकों से कहीं बेहतर है। आपको उन्हें कम करके नहीं आंकना चाहिए। हाँ। जियाओ लो ने चेतावनी पर ध्यान दिया, फिर गुझांगुओं से अनुरोध किया, क्या आप मेरे माता पिता की रक्षा के लिए कुछ पुरुषों की व्यवस्था कर सकते हैं? वह लोग गांव में अपने दादा दादी के साथ रहेगा, इसलिए उसे उनकी सुरक्षा के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके माता पिता खेत पर रह रहे थे और यह एक चिंता का विषय था। उन्हें 24 घंटे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा विवरण की व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, मैं पहले ही 20 ग्रेड सी लड़ाकू विमान भेज चुका हूँ। उन्हें नाइट स्पैरो के साथ आपके स्थान पर ले जाया जा रहा है। उन्हें कैसे तैनात किया जाना है, इसका निर्णय आपका है, गुझांगुओं ने कहा। जियाओ लो अपने एनएसए संसाधनों को जुटाने की व्यवस्था करने में गुझांगुओं की ईमानदारी के लिए आभारी थे। क्या आपके पास कोई अन्य प्रश्न है? गुझांगुओं ने पूछा। हाँ। जियाओ लो ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, वह इसकी तह तक जाना चाहते थे। खुनसा के पास मेरी जानकारी क्यों होगी? ब्लैकवाटर कंपनी के नेताओं में से एक होने के अलावा खुनसा गोल्डन ट्रायंगल में एक प्रमुख ड्रग डीलर भी है। जियांगचेंग के ड्रैगन गैंग के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। रेड स्कॉर्पियन भाड़े के सैनिकों के मुसीबत में पड़ने के बाद उन्होंने ड्रैगन गैंग से जांच में मदद करने के लिए कहा, गुझांगुओं ने कहा, और आप उस अवधि के दौरान उनकी नजरों में थे, जिससे उनके गिरोह के संचालन के लिए कई समस्याएं पैदा हुई। इसलिए ड्रैगन गैंग ने आपको खुनसा के रूप में पहचाना, जिसने अपने लाल बिच्छू भाड़े के सैनिकों को नष्ट कर दिया। जियाओ लो स्तब्ध था और वह कल्पना नहीं कर सकता था कि वह खुद को अपराध के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में कैसे उलझा सकता था।
अगली सुबह जियाओ लो जल्दी उठा और घर की सफाई शुरू कर दी। उनके दादा दादी घर में रहते थे क्योंकि यह बनाया गया था और इसे बनाए रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे वे उम्र के साथ आगे बढ़ रहे थे वे घर को अच्छी तरह से साफ नहीं कर सकते थे जितना वे चाहते थे। उन्होंने पहले कांच की खिड़कियों, टेबलों, अलमारियों को पोंछने और फर्श को पोंछने से शुरुआत की। पूरी सुबह के लिए जियाओ लो को व्यस्त रखा गया था। हर नुक्कड़ और क्रैनी को सावधानीपूर्वक पोंछ रहा था जिसे आमतौर पर सफाई के दौरान अनदेखा किया जाता था। जब वह पानी की बाल्टी भरने के लिए बाहर गया तो बगल में रहने वाली एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, हेलो, क्या तुम लिटिल लो नहीं हो? आप नए साल के लिए वापस आ गए हैं। जियाओ लो मुस्कुराया और महिला का अभिवादन किया। हाय चाची ताओक्सी, हाँ, कंपनी छुट्टियों के मौसम के लिए बंद है, इसलिए मैं नए साल के लिए वापस आया हूँ। लो गांव के सभी पुरुषों ने जियाओ उपनाम साझा किया क्योंकि वे एक सामान्य पूर्वज के वंशज थे। उनके मध्य नाम परिवार के पेड़ में उनकी पीढ़ी द्वारा निर्धारित किए गए थे और मजेदार बात यह है कि उनके कई साथी अपने पिता के समान पीढ़ी के थे, इसलिए उन्हें रिवाज के अनुसार उन्हें चाचा के रूप में संबोधित करना पड़ा। यह कुछ ऐसा था जो जियाओ लो काफी समय से जियाओ लो में खा रहा था। जियाओ लो को पता नहीं था कि मध्यम आयु वर्ग की महिला का पहला उपनाम क्या था, लेकिन वह उसे अच्छी तरह से याद करता था क्योंकि वह अक्सर उनसे मिलने जाती थी जब वह एक युवा लड़का था। उसकी दादी ने उसे ताओक्सियू के रूप में संबोधित किया, इसलिए उसने उसे चाची ताओक्सियू कहा। उसी समय जियाओ लो अपने बेटे जियाओ पिंग के साथ करीबी दोस्त हुआ करते थे जब वे युवा थे। शियाओ पिंग उनसे 2 साल बड़े थे। चाची ताओक्सियू के पास एक तेज आवाज थी, इसलिए जब पड़ोसियों ने सुना कि जियाओ लो लौट आया है तो वे सभी उसे बधाई देने के लिए बाहर आए। बहुत जल्द उनके घर के बाहर एक छोटी भीड़ थी। जियाओ लो को विनम्र होने के लिए उठाया गया था और वह स्वभाव से एक धैर्यवान व्यक्ति था, इसलिए उसने उन सभी वरिष्ठों का अभिवादन किया जो उसे बधाई देने आए थे। लिटिल लो, जब से मैंने आपको आखिरी बार देखा था तब से 1 साल में आप बहुत अधिक सुंदर हो गए हैं। मैंने पिछले साल सुना था कि आपकी एक प्रेमिका है, आप उसे अपने परिवार से मिलाने के लिए वापस क्यों नहीं लाए? एक पतला मध्यम आयु वर्ग का आदमी मुस्कुराया और सहमत हो गया। वह सही है, यह समय है जब आप एक परिवार शुरू करते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था मेरा बेटा पहले से ही 7 या 8 साल का था। जियाओ लो उस पर गर्मजोशी से मुस्कुराया और जवाब दिया, ऐसे सभी मामले भाग्य पर निर्भर करते हैं। जब सही समय आएगा तो सब कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। भाग्य एक अस्पष्ट अवधारणा है जिसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता है। यह अभी भी आप पर निर्भर करता है कि आप सही महिलाओं की तलाश करने का प्रयास करें। हमारे देश ने हाल ही में एक जनगणना की और महिलाओं की तुलना में 30 मिलियन अधिक पुरुष है। दूसरे शब्दों में पत्नी के बिना 30 मिलियन पुरुष होंगे। लिटिल लो, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप जल्दी में नहीं हैं, तो अपने माता पिता और अपने दादा दादी के बारे में सोचें जो सभी चिंतित होंगे। पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी राय साझा की जिसे देखकर भीड़ ने अपना सिर हिलाया। सांवली चमड़ी वाली महिला जो अब सूरजमुखी के बीज खा रही थी ने सहमति व्यक्त की और कहा, यह सही है, जियाओ क्यूडोंग को देखो, वह आपकी उम्र के समान है और उसका अब एक बेटा है। वह कल घर पर एक दावत की मेजबानी कर रहा है और उसकी पत्नी ताइवान से है। पूरा लो गांव इसके बारे में जानता है। यदि आप अधिक प्रयास नहीं करते हैं तो वह आपको पछाड़ देगा। जियाओ लो ने केवल एक मुस्कान को मजबूर किया और अपना सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि उनका मतलब अच्छा था, लेकिन वह वहां खड़े होने का इरादा नहीं रखता था और अधिक प्रश्नों और सुझावों के साथ बमबारी जारी रखता था, इसलिए उसने उन सभी को सूचित किया कि उसे अभी भी घर को साफ करना है और जल्दी से अंदर वापस आ गया। आप लोगों को उस पर इस तरह से दबाव नहीं डालना चाहिए। मुझे यकीन है कि अंदर से लिटिल लो भी चिंतित होगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि वह अपनी उम्र का एकमात्र व्यक्ति है जिसने हमारे गांव में शादी नहीं की है। चाची ताओक्सियू ने जियाओ लो के लिए महसूस किया और उसके बचाव में आए। हमने उसे या किसी भी चीज को नहीं डांटा, लेकिन इस लिटिल लो ने खुद के लिए बहुत अधिक उम्मीदें लगा दी है। यह उसके लिए अच्छा नहीं है और वह खुद को बाहर एक प्रतिकूल स्थिति में पा सकता है। पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जियाओ लो के अपने आकलन में आत्मविश्वास से अपनी बाहों को मोड़ते हुए कहा। सांवले रंग की महिला ने भारी आह भरी उस पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो कहा था उस पर वजन किया। हो, जियाओ क्यूडोंग विश्वविद्यालय भी नहीं गया था, अब उसे झोको शहर में परियोजना अनुबंध मिल रहा है। वह पिछले 2 वर्षों में इतना कमा रहा है और उसने झोको शहर में खुद के लिए एक घर भी खरीदा है। अब लिटिल लो को देखो, वह एक दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में गया है, लेकिन अंत में वह सिर्फ अन्य लोगों के लिए काम कर रहा है। इतना अध्ययन करने के बावजूद वह जियाओ क्यूडोंग की छोटी उंगली से तुलना नहीं कर सकता।